स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसके शुरुआत में हमें बताया जाता है रनकैंडल फैमिली, जो फैमिली है स्वॉर्ड्स मास्टर्स की, जो ऑलमोस्ट हाफ वर्ल्ड कंट्रोल से करते हैं। और ये फैमिली इतनी ताकतवर है क्योंकि इस फैमिली के मेंबर्स बचपन से ताकतवर और टैलेंट होते हैं। और अगर नॉर्मली बताए तो पावर, कॉन्कर और कंट्रोल, ये 3 वर्ड्स पूरी तरीके से बताते हैं हमें इस फैमिली के बारे में। और यही फैमिली है जिसमें हमारा एमसी भी पैदा हुआ है, जिसका नाम है जिन रनकैंडल, और वो यंगेस्ट सन है इस फैमिली का। और जब सिलेक्शन सेरेमनी थी जिनमें बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है, उसमें एमसी ने फैमिली हेड की सोर्ड को चुना था। मुझे लगा था मैं अगला फैमिली हेड बनूंगा, और मैंने सोचा था मेरे फ्यूचर में बस सक्सेस और पावर लिखी होगी। पर ऐसा नहीं था। मेरे पास 0 टैलेंट है स्वॉर्डमैनशिप के लिए। इस बात का कोई मतलब भी है? कैसे कोई रनकैंडल फैमिली का इंसान सोर्ड में खराब हो सकता है? और कैसे मैं इतना खराब हो सकता हूं? मैं मेरे फैमिली के नाम तक भी जी नहीं सकता, और मैं पूरे फैमिली में सबसे खराब रनकैंडल हूं। और तभी 2 लोग एमसी को आवाज देते हैं, हेलो जिन, क्या तुम फिर से अपनी यूजलेस लकड़ी की सोर्ड घुमा रहे हो? और हमें एमसी दिखता है जो प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, उसे जाने दो, मुझे नहीं लगता वो किसी और सोर्ड को घुमाएगा इसलिए, अनलेस वो कोई स्पेशल सोर्ड हो। पर ऐसे स्पेशल सोर्ड कहां मिलेगी? और दूसरा लड़का बोलता है, सही बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं। और वो हेड की सोर्ड कहां गई? एमसी उन दोनों को कुछ नहीं बोलता, और तभी वो एमसी के और करीब जाते हैं, और वो व्हाइट हेयर वाला लड़का एमसी को बोलता है, तुम हमारी बातों का आंसर क्यों नहीं देते? और वो एमसी को पेट में लात मारता है और बोलता है, तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारे भाई तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। और तभी एमसी नीचे गिर जाता है उसके किक से, और वो फिर से साइड में पड़ी अपनी सोर्ड उठाने जाता है। पर तभी वो लड़का बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो, और वैसे भी तुम ये सोर्ड क्यों घुमा रहे हो? इससे क्या होगा? और वो एमसी के हाथ पर अपना पाव रख देता है। एमसी को बहुत दर्द होता है। तभी वो दूसरा लड़का एक बुक उठता है और हंसते हुए बोलता है, क्या बुक? ऑफ वर्डमैनशिप क्या है ये? तुम्हें क्या लगता है ऐसे बुक पढ़ के तुम एक अच्छे स्वॉर्ड मास्टर बन सकते हो? तभी एमसी उसे बोलता है, ऐसा मत करो, मुझे वो बुक दे दो। और तभी वो दूसरा लड़का एमसी की सोर्ड को तोड़ने लगता है और बोलता है, इसीलिए कभी किसी यूजलेस इंसान को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान को चांस देने से तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो। और तभी वो दोनों एमसी की बुक और सोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एमसी बोलता है, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? पर तभी ये सुनकर वो लड़का एमसी के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और तुम किससे बात कर रहे हो? तुम जानते हो? और तभी दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम्हारे नैनी ने यही सिखाया है तुम्हें? और एमसी बोलता है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे इस सब में मत लो। और वो दोनों बोलते हैं, तुम जी तरह से हमसे बोल रहे हो, लगता है तुम्हें मैनर्स पे एक लेक्चर देना पड़ेगा। और तभी शाम होती है, जहां पर अप्रेस एमसी सोचता है, मेरे भाई जो मुझे टार्चर करते हैं, और मेरा टैलेंट जो किसी काम का नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस हार्ड वर्क करना है, और एक दिन मेरी फैमिली मुझे रिकॉग्निशन दे देगी। और हमें एमसी दिखता है जो बहुत थक गया है। पर नेक्स्ट ही पल हमें पता चलता है कि एमसी को उसके फैमिली से निकल दिया है, और उसे मारा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ट्राई किया है, पर वो इस फैमिली के किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसे निकला जाता है फैमिली से। और एमसी सोचता है, ऐसे ही मुझे फैमिली से निकला गया जब मैं 25 साल का था, और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस यहां वह घुमा, और तभी एक दिन घूमते घूमते मैं मेरे मास्टर से मिला। उन्होंने बताया मुझे कि मुझ में टैलेंट है, और ऐसा ही टैलेंट नहीं तो मेरे पास मैजिक टैलेंट है, जो मेरे फैमिली में उसे करना माना था। और फिर 3 साल बाद जहां पर एमसी बोलता है, नेचर का माना मैजिशियन के माना से जोड़ो, जिससे माना रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद जो माना बनेगा और स्ट्रेंथेन करो। और तभी एमसी के बाजू में काले रंग का माना जमा होने लगता है, और धीरे धीरे वो एमसी को पूरी तरह से कवर कर लेता है। एमसी को कुछ समझता नहीं है, और तभी उसे कुछ आवाज आती है, और एमसी उस आवाज की तरफ देखकर बोलता है, तुम कौन हो? तभी हमें दिखता है एक बड़ी परछाई एमसी के पीछे है,
और वो बोलती है, मैं सोल्डरेट मास्टर ऑफ ऑल शैडो और एमसी को अपने हाथ में लेके बस। वो बोलता है, जिन रन कैंडल में तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहूंगा, मैं गॉड ऑन एफ शैडो। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी वो बोलता है, तुमने अगर मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम बस शैडो पावर्स ही नहीं तो सारे कर्स भी निगेट करो सकते हो। और तभी वो एमसी के तरफ देखता है जहां पे उसके ऊपर कोई तो कर्स है, और तभी वो बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा लगता है कोई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसने तुम्हारे टैलेंट को कट कर दिया है कर्स यूज करके। एमसी सोचता है, क्या कर्स? और वो बोलता है, हाँ, इस कर्स को ब्लडेड इल्यूशन बोलते हैं और ये वर्डमैनशिप के टैलेंट को सप्रेस करता है। ये बहुत बुरा कर्स है और तुम्हारे लिए तो और बुरा है क्योंकि तुम रन कैंडल हो। पर ये कर्स रन कैंडल फेनेमिली में कैसे हो सकता है? अभी समझा मैं तुम्हारे तरफ क्यों आया। और वो एक चुटकी में वो कर्स तोड़ देता है और बोलता है, अब से तुम्हें कोई कर्स हार्म नहीं कर सकेगा और अब तुम्हारा बस एक काम है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक वर्डमन बनने का, जिन रन कैंडल तुम्हें देखने में मजा आएगा। और तभी एमसी से वो काला मैजिक जाने लगता है और जैसे ही वो मैजिक चला जाता है, एमसी अपनी सोर्ड उठा के बाहर जाता है और एक अटैक करता है और सोचता है, जैसा कि सोल्डरेट ने बोला था। और एमसी सोचता है, ये ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी सोर्ड घुमा ही नहीं रहा और बस अपना हाथ घुमा रहा हूं। और हर अटैक पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं और ताकतवर हो रहा। और डाया, अगर मैंने इसमें और मैजिक भी डाला तो? और तभी वो सोर्ड में मैजिक डालता है और उसकी सोर्ड ग्लो करने लगती है और वो सोचता है, मेरी पावर की कोई लिमिट नहीं है और अब फाइनली मेरे हार्ड वर्क का कुछ फायदा हो रहा है। और तभी हमें दिखता है कि कुछ नाइट्स एमसी को ऊपर से देख रहे हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी के बॉडी से खून निकल रहा है और वो सोचता है, मैंने अभी जस्ट कुछ सुना था, क्या था वो? और तभी हमें दिखता है एमसी के ऊपर 2-3 बड़े पत्थर गिरे हुए हैं और वो सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में कोई ताकत नहीं है और बॉडी हैवी फील हो रही है। मास्टर, सोल्डरेट, कोई भी क्या मेरी मदद कर सकता है? और वो सोचता है, मैं सोते सोते ही मार जाऊंगा। क्या मैं सही में यूजलेस हूं? और क्या मुझे इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि मेन मैजिक यूज ही करूं या सोल्डरेट की भी पावर यूज ही कर सकूंगा? और अगर ये ऐसे ही होने वाला था तो मुझे चांस भी क्यों मिला? और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें पहले कुछ छोटे हाथ दिखते हैं बच्चे के और फिर हमें दिखता है कुछ लोग रन कैंडल फेन मिली के। और तभी एमसी सोचता है, क्या हो रहा है? मैं अभी तो मर गया था। और तभी हमें एक नानी दिखती है जो बोलती है, यंग मास्टर जिन, आप ये कर सकते हैं। और एमसी सोचता है, गिली, तुम क्यों हो यहां पर? और तभी हमें बहुत सारी स्वॉर्ड्स दिखती है जो ग्राउंड में है। और तभी एक स्वॉर्ड को देखकर एमसी सोचता है, वो स्वॉर्ड बरिसदा, और उसे समझता है कि ये सिलेक्शन सेरेमनी चालू है और अब एक बच्चा है। और तभी वो उस स्वॉर्ड की तरफ चलने लगता है और सोचता है, मैं पास्ट में फिर से आ गया हूं। सो ये वो भी 1 साल के उम्र में बेबी जिन रन कैंडल बन के एक यंगेस्ट यंग मास्टर। और तभी वो उस स्वॉर्ड को हाथ लगता है और तभी बाकी रन कैंडल ये देखकर सोचते हैं, क्या उसने फेनमिली हेड की स्वॉर्ड चॉइस की? और एमसी सोचता है, इस लाइफ में मैं मेरी चॉइस खुद करूंगा। जहां पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमसी ने स्वॉर्ड चॉइस कर लिए है और हर कोई उसके फैमिली का सोच रहा है कि क्या उसने सच में पैट्रियार्क की स्वॉर्ड चॉइस की, और वो सब शॉक है। और तभी के बड़ा इंसान बोलता है, यंगेस्ट ने बरिसदा स्वॉर्ड चॉइस की है, सिलेक्शन सेरेमनी कंप्लीट हो गई है। अब यंगेस्ट को स्ट्रोम कैसल में भेजो। और अब सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद स्ट्रोम कैसल में, जहां पर एमसी बुक शेल्फ से एक किताब निकाल रहा है पर उसका हाथ वह तक पहुंच नहीं रहा है। और तभी वो एक चेयर लेके आता है जिसे वो किताब निकाल सके। और वो सोचता है कि मुझे यहां आए 6 साल हो गए और मुझे यहां पर तब तक रुकना होगा जब तक मैं 10 साल नहीं हो जाता, जैसा हमारे फैमिली रूल में लिखा है। तो मेरे पास और कुछ साल है। और तभी वो एक बुक निकाल लेता है और तभी हमें एक मैड के चीखने की आवाज आती है। और तभी वह ऐसी जाके उसे पूछता है, क्या हुआ?
और वो डरते डरते एमसी को बोलती है कि यंग मास्टर, आपके रूम एक डेड बर्ड। और तभी हमें एक बर्ड दिखती है जो मरी पड़ी है, और उस बर्ड को देखकर एमसी सोचता है इस पूरे कैसल में ऐसा बस 2 लोग कर सकते हैं। और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, ओ यार, इस बर्ड को क्या हुआ? और वो दोनों है रहे हैं, और उनमें से एक बोलता है, बहुत बुरा हुआ मैड ने इस बर्ड को फर्स्ट देखा। वो दोनों कोई और नहीं, वही 2 एमसी के भाई है जो फर्स्ट पार्ट में एमसी को मार रहे थे। उनका नाम है डेटोना रन कैंडल और उसकी एज 9 है। तभी दूसरा भाई बोलता है, हमने वो बर्ड तुम्हारे लिए राखी थी, वह ये, पर उसका नाम हेतोने रन कैंडल है, उसके एज भी 9 है। और वो बोलते हैं, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा गिफ्ट? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये गिफ्ट? एमसी उन्हें कुछ नहीं बोलता और सोचता है, मैं उन्हें बहुत टाइम से जानता हूं, वो दोनों आगे जाके क्रिमिनल्स बन जाएंगे, पर अभी तो वो 9 के हैं और फिर भी एक बर्ड को मार दिया, वो भी बस मुझे टार्चर करने के लिए। और तभी वो बोलते हैं, अभी तुम क्या सच में रोने वाले हो? पर एमसी उन्हें कुछ नहीं बोलता और वो फिर से बोलते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या तुम हमें सुन नहीं सकते? क्या तुम्हें घमंड है कि तुम बड़े होके पैट्रियार्क बनने वाले हो इसीलिए? और तुम्हारे स्वॉर्ड कहां है? तभी एमसी एक लंबी सांस लेता है और तभी एक भाई बोलता है, तुमने क्या बोला? और तभी एक एमसी को मारने जाता है और बोलता है, तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पर एमसी उसका अटैक स्टॉप कर लेता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और एमसी की तरफ देखता है और तभी एमसी बोलता है, क्या तुम अपनी बड़बड़ बंद करोगे? और फिर एमसी उस पर एक अटैक करता है। ये देखकर वो दूसरा भाई भी एमसी को मारने भागता है, पर एमसी उन दोनों को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है और दोनों को मारने लगता है। और वो बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था, पर अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। और उन दोनों को नॉकआउट करके वो बोलता है, अब से तुम मुझे फिर से कभी मत दिखता। तभी एक बड़ा इंसान वहां आता है और वो बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो यंग मास्टर? और उसे देखकर एमसी बोलता है, खान। और वो एक नाइट है और वो उन दोनों को जमीन पर पड़ा देखकर बोलता है, ये तुमने क्या किया यंग मास्टर? पर एमसी बोलता है, मैंने कहा कुछ किया, वो आपस में लड़ रहे थे। और खान बोलता है, क्या? और एमसी बोलता है, मैंने कहा इसमें लड़ रहे थे और गिर गए। और खान ये सुनकर सोचता है, जैसा मुझे लगा था, रन कैंडल के बच्चे भी डेंजरस हैं। और वो बोलता है, मैं समझ गया यंग मास्टर, अब मैं इन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पर एमसी बोलता है, नहीं खान, उन्हें तुम मेरे साथ लेके चलो, मुझे फॉलो करो। और तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहां पर बहुत बारिश हो रही है और एमसी उस बर्ड को गाड़ दिया है। और तभी हमें दिखता है कि वही पर पास में उसके दोनों भाई भी बेहोश पड़े हैं। और तभी खान बोलता है, यंग मास्टर जिन, क्या आप सच में उन दोनों को यहाँ पर ऐसे छोड़ के जाने वाले हो? और जैसा आप देख रहे हैं, बारिश भी तेज हो रही है। और तभी एमसी बोलता है, ये उनके लिए जरूरी है, उन्हें पता होना चाहिए उन्होंने क्या किया है। और खान बोलता है, जैसा आपका ऑर्डर। और एमसी वहां से जाने लगता है। और एमसी को जाते देख खान सोचता है, मैंने जो यंग मास्टर के हाथ पे देखा वो जरूर ओरा नहीं था, और वो माना भी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये बस कुछ बच्चों की फाइट नहीं है। मुझे ये सब पैट्रियार्क को रिपोर्ट करना होगा। और तभी वो एक साइड में खड़े बटलर को आवाज देता है, ये तुम? और वो बटलर उसकी आवाज सुनकर बोलता है, यस सर। नाइट एंड खान बोलता है, मेरे लिए एक घोड़ा लेके आवो। और ये सब हमारा एमसी उसके रूम से देख रहा है और वो सोचता है, मुझे पता था कि ये बात बताने के लिए फादर के पास जाएगा। खान भले ही हमारा गार्डियन नाइट है, पर वो एक ऑब्जर्वर भी है और खान को मेरे हाथ पर जो दिखा वो मैजिक जैसा लगा होगा और वो ये देखकर इस सब को नजरअंदाज नहीं कर सकता ऐसे ही। और एमसी सोचता है, ये शैडो एनर्जी है, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद सोल्ड रेट। और इसी पावर के वजह से मुझे पता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट इस लाइफ में भी मेरे साथ है। और इसी पावर के वजह से मैं मेरे कर्स से बच पाया ब्लेड इल्यूशन से। और अब इस लाइफ में वो वीक जिन रन कैंडल नहीं है और मैं मेरे लास्ट लाइफ से बहुत अलग लाइफ जीने वाला हूं इस बार। और अब एक ही बात बची है, मेरे फादर से मिलना। तभी सीन शिफ्ट होता है
जहां खान नीचे झुककर बोलता है, बस इतना ही सर। और तभी हमें आप दिखता है जो बोलता है, क्या मतलब यंगेस्ट ने टोना ट्विंस को मारा? और तभी वो खान को आवाज देकर बोलता है, सब फ्लैग बैरियर्स को बुलाओ, मुझे अभी यंगेस्ट से मिलने। और तभी हमें कुछ और एमसी के भाई बहन दिखते हैं। और तभी एक लड़का बोलता है, सब 7 फ्लैग बैरियर्स और 200 नाइट आन ओमेमिया के एमसी को है। और तभी हमें कुछ और लोग दिखते हैं। और तभी एमसी का बाप बोलता है, चलो हम अब स्टॉर्म कैसल में जा रहे हैं। और तभी हमें दिखता है एक बड़ी सी आर्मी और कुछ लोग और एमसी के बाप जो जा रहे हैं एमसी से मिलने स्टॉर्म कैसल में। आज के लिए पर एमसी का फादर उसके कुछ बाकी बच्चों और सोल्जर के साथ एमसी से मिलने कैसल में जा रहे हैं। और तभी एक लड़की सोचती है, अचानक हमें क्यों बुलाया होगा? और तभी वो पूछती है, भाई डेफस, क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? मैंने अभी जस्ट लूना को पूछा था, पर लगता है उसे भी कुछ पता नहीं है। और हमें उस लड़की का नाम पता बताया जाता है, मैरी रन कैंडल, और वो 7th फ्लैग बेयरर है। और तभी उसके बाजू में एक लड़का दिखता है जो सोच रहा है कि टोना ट्विंस अगले साल कैसल के बाहर निकल जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये सब उनके लिए है। और तभी मैरी बोलती है, मैं मस्त कुछ मेजेस को मार रही थी। और तभी वो लड़का बोलता है, मुझे लगता है ये सब यंगेस्ट के लिए हो रहा है। फादर को जरूर यंगेस्ट को देखना होगा। तुम्हें क्या लगता है? और हमें उसका नाम पता चलता है जो है डिफस रन कैंडल, और वो 4th फ्लैग बेयरर है। और तभी मैरी थोड़ा पैनिक में बोलती है, क्या यंगेस्ट से मिलने? मुझे पता है उसने फाउंडर की सोर्ड चॉइस की थी, पर उसे मिलने की क्या जरूरत है? और फादर बस उस एक रीजन से उससे मिलने जा रहे हैं। वैसे हम बता तो नहीं सकते कि फादर क्या सोच रहे हैं, पर फादर उस रीजन से नहीं जा सकते वे। पर तभी एक व्हाइट हेयर लड़की उन दोनों का नाम लेके उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। उसका नाम है लूना रन कैंडल, और वो 1st फ्लैग बेयरर है। और ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। पर मेरी सोचती है कुछ भी हो, पर फादर उससे खुद मिलने जा रहे हैं, मतलब वो जरूर स्पेशल होगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एक मैड एमसी को कपड़े पहना रही है। और वो एमसी को बोलती है, यंग मास्टर आपके फादर आने वाले हैं। वो शायद आपको और आपके भाई को देखने के लिए आने वाले हैं। और एमसी बोलता है शायद, और सोचता है खान ने जरूर जो हुआ वो फादर को बता दिया होगा। और जो भी हो, उसने जरूर सीधा सीधा नहीं बोला होगा कि मैंने मैजिक यूज किया, और उसने बस जो हुआ वो बता दिया होगा। और फादर जरूर चेक करने आ रहे होंगे कि मैंने जो पावर यूज की वो क्या थी, मैजिक या माना, और क्या वो पावर फैमिली के किसी काम की होगी या नहीं। और तभी हमें दिखता है कि एमसी का बाप कैसल में पहुंच गया है। और जैसे ही वो अंदर जाता है, बोलता है, ट्विंस को प्रेजेंट करो मेरे सामने। और सीन शिफ्ट होता है, जहां पर वो दोनों लड़के एमसी के फादर के सामने हैं। और एमसी का बाप बोलता है, हेतोने डेटोना, और उनका नाम सुनकर वो बोलते हैं, यस फादर। और एमसी का बाप बोलता है, मैंने सुना तुम दोनों की यंगेस्ट के साथ फाइट हुई, इस सब में तुम्हारी गलती क्या थी? ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी, और उल्टा जिन ने ही हम दोनों को मारा। और उसने कुछ पावर भी यूज की, वो पावर ओरा नहीं थी, कुछ और ही था, शायद मैजिक। और आपको तो पता है फादर मैजिक यूज करना मना है हमारे फैमिली में। और अगर वो सच में मैजिक यूज कर रहा था तो हमें उसे पनिश करना होगा। फादर तभी थोड़ा सीरियस होकर एमसी का फादर बोलता है, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, तुम ऐसे इस फैमिली में टिक नहीं सकोगे, और तुम ऐसे जल्दी ही खत्म हो जाओगे। और ये सुनकर वो डर जाते हैं। और तभी उनका बाप बोलता है, जाओ और जीन को भेजो। और तभी हमें एमसी दिखता है जो ट्विंस को जाते देखकर सोचता है, मेरे फादर चिरोन रन कैंडल, जो कि सबसे ताकतवर है और सबसे कोल्डेस्ट, और उन्हें कुछ लोग डेमी गॉड बोलते। पहले भी वो कुछ नॉर्मल इंसान नहीं थे, पर जब उन्हें ये टाइटल मिला तब उनकी पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई और उनके इमोशंस भी। और अब वो बस डेवलपमेंट और ताकत चाहते रहते हैं और कुछ नहीं। और इसलिए मेरे लास्ट लाइफ में मेरे पास जब कुछ पावर नहीं थी तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं था, पर इस लाइफ में सब अलग होगा।
और इस बार मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। और तभी दरवाजा खोके एमसी रूम में एंट्री लेता है और उसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। और तभी वो जाके अपने बाप के सामने झुक जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। और तभी उसके ग्रीटिंग सुनकर वो बोलते हैं, तुमने मुझे पैट्रियार्क क्यों बोला, फादर क्यों नहीं? और ये सुनकर एमसी बोलता है, क्योंकि आप यहाँ पर सबके सामने हो, सारे नाइट्स, और मेरे भाई बहन के सामने तो मैं आपको फादर नहीं बोल सकता। और एमसी का आंसर सुनाकर लूना शॉक हो जाती है। और तभी पैट्रियार्क बोलता है, मुझे तुम्हारा आंसर पसंद आया, पर मैं यहाँ कुछ और प्रॉब्लम से आया हूं। तो तुम मुझे फादर बोल सकते हो। तो अब मैं तुम्हें वही पूछूंगा जो तुम्हारे दोनों भाई को पूछा, तुमने होने क्यों मारा, क्या गलती थी उनकी? और तभी एमसी बोलता है, क्योंकि मैं बस बदला ले रहा था। हम रन कैंडल है और हम चुप नहीं बैठ सकते, और जो जैसा हमारे साथ करेगा वैसा ही हमें उसके साथ करना होगा, और फिर वो चाहे कोई भी हो। और ये सुनकर मैरी खुश हो जाती है। और तभी पैट्रियार्क ऑर्डर देता है, यंगेस्ट को छोड़ सब रूम से बाहर निकलो। और ये सुनते ही हर कोई शॉक हो जाता है, पर सब एक एक करके रूम से निकलने लगते हैं। और मैरी सोचती है, फादर के साथ टॉक करने का मौका, वो भी अकेले। और सब बाहर चले जाते हैं और अब बस रूम में एमसी और पैट्रियार्क है। तभी पैट्रियार्क बोलता है, मैंने सबको बाहर निकाल दिया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे भाइयों ने मुझे कहा कि तुमने कुछ पावर यूज की फाइट के वक्त, क्या थी वो पावर? और तुम्हें पता है ना, रन कैंडल में मैजिक यूज करना मना है, क्योंकि हम अगर मैजिक सीखे तो हम सोर्ड मास्टर भी बन सकते। तो जो पावर यूज की वो क्या थी? और अगर वो मैजिक थी तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? और तभी एमसी थोड़ा सोच के बोलता है, वो पावर। और वो सोचता है, जब तक फादर को वो पावर पता है, वो मुझसे अपना ध्यान हटा नहीं सकते, क्योंकि वो सोल्डरेट की पावर है, फाउंडर की पावर। और वो बोलता है, मुझे नहीं पता वो पावर क्या है, और मुझे नहीं समझ रहा मैं इसे ओरा बोल सकता हूं या मैजिक। और तभी एमसी के हाथ से ब्लैक पावर निकलने लगती है। और एमसी बोलता है, फादर क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पावर क्या है? और वो पावर देखकर पैट्रियार्क बोलता है, ये पावर रन कैंडल के फाउंडर की है। का फादर दोनों ही बस रूम में है। और तभी उसका बाप बोलता है, ये पावर फाउंडर की है, ये शैडो एनर्जी है। और उसका फादर सोचता है, क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़का आगे जाके फैमिली हेड बन जाएगा? तभी एमसी अपने फादर की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ फादर? और उसका बाप बोलता है, तुम जो एनर्जी यूज कर रहे हो वो सोल्डरेट की पावर है, शैडो गॉड की पावर। और एमसी बोलता है, क्या गॉड की पावर? और एमसी का फादर बोलता है, हाँ, एक गॉड की पावर है। सोल्डरेट ने रन कैंडल के फर्स्ट फैमिली हेड से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लॉर्ड टेमर से, और वही गॉड है हमारे साथ आज भी है। पर जब लॉर्ड टेमर मार गए, तब से वो गॉड रन कैंडल फैमिली को नहीं दिखा। मुझे इसका रीजन तो नहीं पता कि वो गॉड क्यों गायब हो गया, पर ऐसा लग रहा है कि वो गॉड तुम्हारे जरिए फिर से हमारे फैमिली से कांटेक्ट कर रहा है। तभी एमसी बोलता है, मुझे एक डाउट है। एमसी का फादर उसके तरफ एकदम शॉक में देखता है। और तभी एमसी बोलता है, तो सोल्डरेट वो गॉड क्या आपसे ताकतवर है? एमसी का फादर थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी किसी गॉड से नहीं लड़ा हूं। और एमसी सोचता है, तो आप कभी गॉड से नहीं लड़े हैं, तो आपको गॉड से भी डर नहीं लगता तो? और तभी एमसी का फादर एमसी को आवाज देता है और बोलता है, मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और तुम्हारे क्वेश्चन के वजह से मेरे पास अब कुछ नया है बोलने के लिए, और यहां आना एक अच्छा डिसीजन था। पर अब तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम ये पावर कैसे यूज करने वाले हो, ये शैडो एनर्जी? एमसी बहुत इज्जत से बोलता है, मैं ये पावर हमारे फैमिली के लिए यूज ही करना चाहता हूं, जिससे फैमिली का भला हो। एमसी का बाप ये सुनकर एमसी की तरफ देखता है कुछ टाइम तक, और फिर बहुत जोर से हंसते हुए बोलता है, कितना झूठ बोलते हो तुम। तुमने अभी तुम्हारे दोनों भाइयों को मारा, फिर उन्हें बारिश में फेंक दिया, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम ये पावर उसी फैमिली के लिए यूज करने वाले हो। ये सब छोड़ो, मुझे सच में बोल, तुम इस पावर से क्या करना चाहते हो? और तभी एमसी सोचता है, जैसे मुझे लगा था वो ऐसे बातों से खुश नहीं होंगे, और वो बोलता है, मैं ये पावर खुद के लिए यूज ही करना चाहता हूं, बस अपने आप के लिए।
और ये सुनकर एमसी का फादर के बड़ी सी सांस छोड़ के बोलता है, मुझे ये आंसर पसंद आया। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है और एमसी का फादर वह से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है, मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम पर नजर रखूंगा अब से। और एमसी का फादर वह से चला जाता है और जैसे ही वो जाता है एमसी नीचे झुक के बहुत जोर से सांस लेने लगता है, जैसे वो बहुत तेज भाग के आया हो दूर से। और वो सोचता है, अच्छा हुआ ये सब खत्म हो गया अच्छे से और मुझे शैडो एनर्जी यूज करने की परमिशन भी मिल गई। पर यह सुनकर और अच्छा लगा कि फादर को मुझसे एक्सपेक्टेशंस है। मुझे नहीं लगा था ऐसा कभी होगा और ये लाइफ सच में मेरे पहले वाले लाइफ से डिफरेंट है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर अब मैरी मैड को एक बॉक्स दे रही है और वो देखकर मैड बोलती है, ये क्या है? और मैरी बोलती है, ये मेरे छोटे भाई के लिए गिफ्ट है। और वो बोलती है, इसे अच्छे से पकाना और इसे अच्छे से खाना और हाँ जल्दी और ताकतवर हो जाना। और वो वह से चली जाती है और उसे देखकर एमसी सोचता है, उसने मुझे क्यों ये गिफ्ट दिया? और जब एमसी वो गिफ्ट खोलता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस गिफ्ट में फोर्नेस हार्ट है। और उसे देखकर एमसी सोचता है, मेरी सिस्टर क्रेजी है, उसने एक 7 साल के बच्चे को ऐसा फाइनेक्स हार्ट गिफ्ट में दे दिया। और एमसी सोचता है, मैरी रन कैंडल 6 स्टार नाइट एंड 7th राइडर, जिसे विंड फीवरी के नाम से भी जानते हैं, वैसे सूका और एक नाम है जो ज्यादा लोग नहीं जानते, पागल वुमन ऑफ साउथर्न रीजन। और अब सीन एमसी पर शिफ्ट होता है जहां पर वो सोचता है, मैरी ने ये गिफ्ट मुझे क्यों दिया? ये मैं समझ सकता हूं। उसने देते हुए बोला था कि जल्दी ताकतवर हो जाना जिससे वो मुझे से फाइट कर सके। और तभी टेबल पर बैठकर एमसी सोचता है कि मैं अगर वो हार्ट यंग उम्र में खाया तो मुझे फायर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये हार्ट एक एलिक्सिर के जैसा काम करेगा जो मेरी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। और तभी एमसी सोचता है, वैसे फोनिक्स हार्ट 6 स्टार मेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है फीनिक्स समन करने के लिए, और लगता है इस लाइफ में खुद मेरे लिए एक फीनिक्स समन कर पाऊंगा। तभी मैड एक कटोरी लेके आती है और बोलती है, क्या आपको मैंने बहुत वेट कराया यंग मास्टर? और एमसी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है गिली। और वो बोलती है, ये लीजिए ये यंग लेडी, मैरी ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, आप इसे ठंडा होने से पहले खा लीजिए। और एमसी बोलता है, हाँ। और तभी हमें वो दोनों भाई दिखते हैं एमसी के जो पीछे से उस सूप को देख रहे हैं। और तभी एमसी बोलता है, भाइयों अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो अब भी बोल दो और जल्दी। और तभी वो बोलते हैं, कुछ नहीं, हमें लगा तुम्हारे लिए वो खत्म करना मुश्किल होगा अकेले। और दूसरा बोलता है, हमने गिली को इतना बड़ा पॉट लाते देखा तो बस ऐसे ही आ गए और कुछ नहीं। और तभी एमसी बोलता है, क्या तुम्हें भी ये खाना है? और ये सुनते ही वो अपना सिर हिलाने लगते हैं। पर तभी एमसी बोलता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा पर। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें दिखता है कि वो दोनों मिलके एक खड़ा खोद रहे हैं। और तभी वो बोलते हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? और तभी दूसरा बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूं, हम ये क्यों कर रहे हैं? और क्या होगा अगर की को पता चला कि हमने ये सब किया है? क्या होगा? हमने कहा कुछ किया है, ये तो यंगेस्ट ने करने बोला है, हमें कुछ नहीं होगा, जो होना है वो उसके साथ होगा। तुम सही बोल रहे हो और वैसे भी हमें वो सूप पीना है। हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर यंगेस्ट थोड़ा खतरनाक लगता है। और तभी हमें दिखता है कि वो जहां खोद रहे हैं उसके नीचे ही एक इंसान को रखा है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। वेलकम टू 5th पार्ट, जिसका टाइटल है मीटिंग विद ड्रैगन। और हमारी स्टोरी फोकस होती है वहीं पे जहां एमसी के दोनों ट्विन भाई वापस कैसल में आ गए और उन्हें देखकर सब शॉक है। तभी एमसी बोलता है, तो तुम दोनों आ भी गए, मुझे लगा तुम्हें और वक्त लगेगा। हमें वो दोनों दिखते हैं जो बहुत थक गए हैं और उनके सारे कपड़े भी गंदे हो गए। और तभी वो एमसी को बोलते हैं, चुप बैठो, तुमने जैसा करने बोला था वो हमने कर दिया है, हमारा सूप कहां है? तभी एमसी उनके करीब जाके बोलता है, हाँ हमारा सूप वो मैंने टेबल पर रखा है। और ये सुनते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और टेबल पर जाके देखने लगते हैं। तभी उन्हें टेबल पर 2 चम्मच सूप से भरे हुए दिखते हैं और वो देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। और वो एमसी को बोलते हैं, छोटे भाई क्या बस 2 चम्मच?
दूसरा भाई भी बोलता है, बस इतना ही है हमारे लिए, क्या ये ज्यादा ही कम नहीं है? तभी एमसी बोलता है, मैंने तो बस कहा था कि मैं तुम्हें सूप दूंगा अगर तुमने मेरा काम किया तो, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें कितना सूप दूंगा। पर देखो, मैंने मेरा प्रॉमिस कंप्लीट किया। ठीक है, फिर तुम दोनों मजे करो। और दोनों बोलते हैं, हाँ थैंक यू छोटे भाई। और अब सीन शिफ्ट होता है। एमसी दिखता है जो कैसल के बाहर जा रहा है बारिश में, और तभी वो जहां उसके भाइयों ने खुदाई की खुश हुए, वह पहुंच जाता है और वो सोचता है, मुझे लगा था उन्होंने ये काम कंप्लीट नहीं किया होगा, पर उन्होंने अच्छा काम किया। और तभी वो उस खड़े के एंड में एक दीवार के पास जाके सोचता है, ये दीवार इतनी मोटी नहीं है, मैं इसे एक स्टार मैजिक से तोड़ सकता हूं। और तभी वो अपने दोनों हाथ में माना जमा करने लगता है। और तभी वो सोचता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम मैंने जो माना कलेक्ट किया था वो कहीं पर यूज नहीं किया था, और वो बहुत ज्यादा माना यूज करके बहुत फाइनर्स उस दीवार पे अटैक करता है। सब जगह पे माना फ्लो होने लगता है और एक मैजिक सर्कल फॉर्म होता है, और वो दीवार टूट जाती है। और एमसी सोचता है, फाइनली मैं यहां पहुंच गया। और तभी हमें एक और दरवाजा दिखता है, और उस दरवाजे को देखकर एमसी सोचता है, ये वही है रन कैंडल्स की सीक्रेट लाइब्रेरी। और तभी वो सोचता है, मैं मेरे पास्ट लाइफ में यहां कभी नहीं आ पाया था, इसलिए ये बहुत अलग लग रहा है। तभी वो बोलता है, बड़े भाई ने मेरे पास्ट लाइफ में मुझे इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ पासवर्ड है, क्या था वो? और तभी वो एक सेंटेंस बोलता है, रन कैंडल्स चाइल्ड यहां मर्कन को कंसोल करने आया है। और ये बोलते ही वो दरवाजा खुल जाता है, और तभी हमें पता चलता है वो एक सीक्रेट लाइब्रेरी है, जहां पर रन कैंडल अपने बहुत सारी तकनीक छुपा के रखते हैं। और एमसी उस लाइब्रेरी को देखकर सोचता है, ये बहुत बड़ी है, और यहां पर बस जो फ्लैग बैरियर या फिर बड़े रन कैंडल ही आ सकते हैं। तभी एमसी सोचने लगता है, बड़े भाई ने कहा था कि मुझे इस प्लेस में क्या है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे लास्ट लाइफ में फ्लैग बैरियर नहीं था, इसीलिए। पर उसने जो बताया था वो बहुत ही काम का था, और मैं इस लाइफ में वो नॉलेज अच्छे से यूज करूंगा। तभी थोड़ा आगे चलते ही एमसी को वो ट्यूब दिखती है जी में किसी को रखा हुआ है, और तभी एमसी वो देखकर सोचता है, वो क्या है? क्या वो एक इंसान है? और तभी वो उस ट्यूब के और करीब जाता है और सोचता है, ये किसने किया होगा? ये चीज यहां पर क्यों है? तभी उसे कुछ समझता है, और वो सोचता है, जैसा कि मैंने दरवाजे पर बोला कि रन कैंडल का चाइल्ड यहां पर मर्कन को कंसोल करने आया है, मतलब कि ये कोई इंसान नहीं है, ये ब्लैक ड्रैगन मर्कन है। और तभी वो सोचता है, मैंने सुना तो था कि ब्लैक ड्रैगन मर्कन को रन कैंडल के फाउंडर ने हरा दिया था, और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन कहीं पर गायब हो गया। पर मुझे तो बस ऐसा लगा था कि ये एक कहानी थी, पर लगता है वो सच था। और थोड़ी देर उस ड्रैगन की तरफ देखकर एमसी सोचता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे सीक्रेट टूमस ढूंढने हैं, कहां होंगे वो? और एमसी उन्हें खोजने लगता है। तभी उसे एक रूम दिखता है जिसमें एक बुक शेल्फ है। एमसी उस रूम में जाके सोचता है, यहां पर फैमिली के सारे सीक्रेट तकनीक होंगी। और तभी वो उन बुक्स को देखने लगता है, और तभी एक बुक को निकालने लगता है, और वो सोचता है, मैं इस बुक से स्टार्ट करूंगा। कुनगेन फैमिली से, क्योंकि वो भी बहुत फेमस है सोर्ड आर्ट में। तभी उस बुक को ओपन करके एमसी उसे पढ़ने लगता है, और वो सोचता है जैसे मैंने सोचा था। इसे समझना मुश्किल है क्योंकि ये थर्ड स्टार मैजिक थ्योरी है। और तभी वो अपने बैग से एक बुक निकालने लगता है, और वो बोलता है, अच्छा होता अगर मैं इस बुक को बाहर ले जाता, पर ऐसा किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पर कुछ नहीं, मैं इन्हें कॉपी तो कर ही सकता हूं। और वो अपने बैग से पेन और बुक निकाल लेता है, और वो सोचता है, मैं हर बार यहां आके थोड़ा थोड़ा कॉपी करता रहूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी दिखता है जो कैसल में जाके के कॉपी की हुई बुक पी रहा है, और वो कभी कभी कॉपी करने के लिए फिर से जाता है। और ऐसे ही एक दिन कॉपी करते वक्त एमसी को किसी की आवाज आती है, और वो थोड़ा डर जाता है और उठकर सोचता है कौन था। और वो सोचता है कौन होगा, कैसल से तो कोई यहां पर नहीं आ सकता। तभी हमें एक इंसान दिखता है जो एमसी को बोलता है, ओए तुम क्या हो? और तभी उस इंसान को देखकर एमसी बहुत शॉक हो जाता है,
और वो सोचता है ब्लैक ड्रैगन मोर्कन, वो क्या कर रहा है यहां पर? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि मोर्कन जिंदा हो गया मेरे पास्ट लाइफ में। तभी उसके तरफ देखते हुए एमसी सोचता है, शांत हो जाओ, मोर्कन हमारा फेनमिली गार्डियन है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा शायद। अगर मैं उसे थोड़ी रेस्पेक्ट और ऐसा दिखाऊं कि मैं एक छोटा सा लड़का हूं और गलती से यहां पर आ गया हूं। तभी के बड़ी सांस लेके एमसी बोलता है, मैं रन कैंडल का लड़का हूं और यहां पर ग्रेट फेनमिली गार्डियन को ग्रेट कर रहा हूं। मुरक्कन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। क्या कहा तुमने? गार्डियन? मैं रन कैंडल्स का गार्डियन। एमसी उसे ऐसा देखकर डर जाता है, पर तभी मुरक्कन उसे पास जाके बोलता है, तुम मुझे फेनमिली गार्डियन कैसे बोल सकते हो? रन कैंडल के चूजे, ये क्या सिखा रहे हैं रन कैंडल अपने बच्चों को? मैं उनका फेनमिली गार्डियन नहीं हूं। तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, पर मैं तुम्हारा गार्डियन नहीं हूं बच्चे। और थोड़ी देर गुस्सा करके मुरक्कन नीचे बैठ जाता है और बोलता है, मैं मेरी नींद से उठ गया कि क्योंकि मुझे कुछ अच्छी खुशबू आई थी, पर यहां तो पास एक छोटा बच्चा है। तभी मुरक्कन एमसी को आवाज देता है और बोलता है, ओए बच्चे, मुझे तुमसे शैडो एनर्जी की खुशबू क्यों आ रही है? और वो बोलता है, भले ही मुझे सोए हुए बहुत साल हो गए हैं, पर मैं ये खुशबू कहीं भी और कभी भी याद रख सकता हूं। और तुमसे मुझे वही खुशबू आ रही है, और ऐसे खुशबू बस उनसे आती है जो सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर है, जैसा टेमर था। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि मुरक्कन उठ गया क्योंकि मेरे शैडो एनर्जी के वजह से। तभी मुरक्कन यहां वह खुशबू सूंघने लगता है और उसे ऐसा देखकर एमसी सोचता है, क्यों ना मैं कुछ ट्राई करूं। तभी एमसी मुरक्कन को आवाज देता है। तभी मुरक्कन बोलता है, हाँ बच्चे, तो तुम्हें कुछ तो पता है ना? तभी एमसी उसे एक छोटा सा शैडो बॉल बना के दिखने लगता है और बोलता है, क्या आप इसके बारे में बोल रहे हैं? मेरे पापा ने बोला था ये पावर गॉड की है, शैडो गॉड की, सोल्डरेट की। तभी एमसी को देखकर मुरक्कन सोचता है, सोल्डरेट, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और वो नीचे बैठकर रोने लगता है और बोलता है, मैं इतने साल जीस के लिए वेट कर रहा था जिस कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो एक बच्चा है। तभी कुछ पल वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और तभी मुरक्कन बोलता है, ओए बच्चे, क्या तुमने सच में सोल्डरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? मतलब तुम वही हो जिसके साथ मुझे देना होगा मेरा प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए? एमसी सोचने लगता है, कैसा प्रॉमिस? तभी मुरक्कन बोलता है, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बाद में दूंगा, और अभी मैं मेरे सही माइंड में नहीं हूं क्योंकि मैं अभी अभी उठा हूं, और मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ समझ भी आएगा क्योंकि तुम के छोटे बच्चे हो। पर ठीक है, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर को, मैं मुरक्कन। तभी वह पर बहुत ब्लैक एनर्जी जमा होने लगती है। वो देखकर एमसी शॉक हो जाता है। तभी मुरक्कन बोलता है, मैं सोल्डरेट का रिप्रेजेंटेटिव, उस दोस्त और लास्ट डिसेंडेंट जो फर्स्ट शैडो क्रिएचर से बना है, और जैसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अब से मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हो। और हमें दिखता है कि मुरक्कन के ड्रैगन में चेंज हो गया है और एमसी सोचता है, क्या मेरा प्रोटेक्टर? तभी मुरक्कन बोलता है, तुम्हारा नाम बोलो सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर। और तभी एमसी बोलता है, मैं जीन रन कैंडल, मैं सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हूं रन कैंडल फेनमिली का। और वो दोनों हाथ मिला के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते। अब हमें मुरक्कन के बारे में बताया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन मुरक्कन, जिसके नाम से ही स्टॉर्मी पहाड़ को मुरक्कन पहाड़ नाम पड़ा। एक जमाने में मुरक्कन उस पहाड़ पे राज करता था, वो वह का रूलर था। पर एक दिन उसे एक इंसान ने हरा दिया, हमारे रन कैंडल के फाउंडर ने, ग्रेट टेमर ने। और ऐसा बोलते हैं कि उस हार के बाद मुरक्कन कहीं गायब हो गया। तभी हमें एमसी दिखता है जो सोचता है, पर सच कुछ और ही था। और रन कैंडल्स का फाउंडर और मुरक्कन अच्छे दोस्त थे, ना कि दुश्मन। और मुरक्कन तो फाउंडर का गार्डियन ड्रैगन था, और जिस भी इंसान का गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका अपना एक ड्रैगन गार्डियन होगा। पर मुझे ऐसा किसी ने नहीं बताया, इवन सोल्डरेट ने भी नहीं, इसीलिए मुझे मुरक्कन के बारे में कुछ नहीं पता था। और अब समझ आ रहा है मुरक्कन इतने सालों से सोया हुआ क्यों था। और एमसी सोचता है, तो अब मुरक्कन उठ गया है तो क्या मेरे साथ भी एक गार्डियन होगा? और तभी एमसी दरवाजा खोल के बोलता है, मुरक्कन मैं आ गया। मुरक्कन उसे देखकर खुश होता है और बोलता है, तो तुम आ गए। एमसी उसे एक बॉक्स देता है और बोलता है,
ये खाने के लिए है, मेरे नैनी ने दिया है। और एमसी सोचता है, अच्छा है, अब से मैं मुर्कन को सब कुछ पूछ सकता हूं, जो जो मुझे जानना है। तभी हमें पता चलता है मुर्कन को उठ के एक मंथ हो गया है और एमसी उस टाइम में हर रोज उससे मिलने आते रहता है और साथ में कुछ खाने लाता है। और तभी एक दिन एमसी पूछता है कि तुमने टेमर से फाइट क्यों की थी? तो मुर्कन बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पर वो फिर से बोलता है, ऐसा हो भी सकता है, पर वो बहुत टाइम पहले हुआ था, तो मुझे कैसे कुछ याद होगा? और एमसी सोचता है, मुझे बस एक बात पता है मुर्कन के बारे में, कि उसे बस स्ट्रॉबेरी पाई पसंद है। तभी मुर्कन बोलता है, क्या और नहीं है? अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर मुर्कन एमसी को बोलता है, तुम यहां रोज आके क्या करते हो? और एमसी उसे बोलता है, मैं ये बुक्स कॉपी करने आता हूं। अगर मैं इन्हें बाहर ले गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए कॉपी करता हूं। मुर्कन बोलता है, तो तुम्हें वो क्या लिखा है, वो समझता है? एमसी बोलता है, मुझे बस 30% समझता है, बाकी का नहीं पता। मुर्कन बोलता है, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे उम्र के लिए उतना समझना भी बहुत ज्यादा है, और तुम्हारे उम्र के बच्चे तो कुछ भी नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो। तभी एमसी बोलता है, वो नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, मैं एक रन कैंडल हुडे में ऐसा नहीं हो सकता, और मैं सबसे छोटा हूं या मोइसी, मुझसे बड़े बारे भाई और सिस्टर भी है, और वही नहीं तो मेरी माँ और मेरा फादर भी है, और अगर मुझे सबसे ताकतवर बनना है तो मुझे उन सबको हराना होगा। तभी एमसी पूछता है, अगर मेरी जगह पर फाउंडर ने यह बुक पढ़ी होती तो उसे कितना समझता, और मेन फाउंडर से कितना वीक हूं जो सबसे ताकतवर थे। तभी मुर्कन थोड़ा सोच के बोलता है, उसे तो एक लाइन भी नहीं समझती। और तभी मुर्कन उठते हुए बोलता है, पर टेमर वो बुक पढ़ता ही नहीं, पहले वो फाइट करता और उसके बाद वो शायद पढ़ लेता फिर जाके। तुम में उसके जितना पोटेंशियल है उसके जैसा ही, पर तुम उसे जितने अच्छे नहीं हो। और एमसी बोलता है, तो क्या मैं कभी फाउंडर जितना ताकतवर नहीं बन सकता? मुर्कन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर हो और तुम इतने स्मार्ट भी हो कि तुम वो बुक रीड कर सकते हो, तो तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम अभी बहुत यंग हो और बस ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो, और फिर तुम भी एक दिन उसके जितने ताकतवर हो सकते हो। क्या पता तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। एमसी बोलता है, ऐसा हो सकता है? मुर्कन बोलता है, हाँ। क्या तुम्हें पता नहीं सोल्डरेट का निकनेम क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। उसका मतलब है सोल्डरेट के पावर की कोई लिमिट नहीं है, और वैसे ही उसके कॉन्ट्रैक्टर, मतलब तुम्हारी भी कोई लिमिट नहीं है। और मुर्कन एमसी के पीठ पर मार के बोलता है, तो ज्यादा टेंशन मत लो और खुद पर भरोसा रखो, और अब मैं तुम्हें एक तकनीक सिखाऊंगा जिससे तुम थोड़े ताकतवर हो जाओगे। मैं तुम्हें शैडो एनर्जी सिखाऊंगा। एमसी पूछता है, क्या शैडो एनर्जी रिलीज? मुर्कन बोलता है, हाँ वही, जो लोग शैडो एनर्जी यूज ही करते हैं उन सबको ये आना चाहिए, और ये सबसे बेसिक तकनीक है, पर बिना सीखे इसे यूज ही करना बहुत डेंजरस है, तो तुम्हें इसे अच्छे से सीखना होगा। और एमसी बोलता है, ठीक है मुर्कन, तो मुझे क्या करना होगा? मुर्कन बोलता है, पहले तुम्हें माना फॉर्म करना सीखना होगा। एमसी बोलता है, क्या माना फॉर्मेशन? क्यों? और एमसी सोचता है, ये तो मैंने मेरे पास्ट लाइफ में सीख लिया था। मुर्कन बोलता है, शैडो एनर्जी रिलीज सीखने के लिए पहले तुम्हें माना फॉर्म करना और फिर उसे मूव करना जरूरी है, और तुम्हें ये दोनों अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए तुम्हें 2-3 साल लग जाएंगे। एमसी सोचता है, इतना टाइम? और तभी मुर्कन बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो मैं तुम्हें कुछ भी एडवांस नहीं सिखा सकता। पर तभी एमसी माना फॉर्म करता है अपने हाथ पे और बोलता है, इतना काफी है? मुर्कन वो देखकर शॉक हो जाता है और माना को पास से देखते बोलता है, तुमने ये कैसे किया? एमसी बोलता है, मैं ये पहले से कर सकता हूं। तभी मुर्कन बोलता है, तो तुम्हें पता है माना कैसे मूव करते हैं? और तभी एमसी वो माना एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव करता है। और तभी मुर्कन बोलता है, कुछ जीनियस लोग ही ऐसा कर सकते हैं, और तुम्हारे उम्र के तो किसी को ऐसा करता मैंने नहीं देखा। तुम अमेजिंग हो बच्चे। तो ठीक है, मैं तुम्हें अब शैडो एनर्जी रिलीज कैसे होता है वो दिखाऊंगा, तो ध्यान दो। एमसी ओके बोलता है। तभी मुर्कन बोलता है, शैडो हर चीज में है, और हर शैडो सोल्डरेट से ही बानी हुई है, तो इसीलिए सोल्डरेट ही सबका ऑनर है शैडो का, और तुम सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर हो, और तभी सब जगह से शैडो बाहर आने लगती है और हर जगह हिलने लगती है। और मुर्कन बोलता है, इसका मतलब है कि तुम भी सब शैडो के ओनर हो।
और वो बहुत ज्यादा शैडो रिलीज करता है। एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है और तभी मुर्कन बोलता है, तो कैसा लगा तुम्हें ये सब? इसे शैडो एनर्जी रिलीज बोलते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर के साइड, जहां पर शाम हो गई है। और तभी हमें एक लड़की दिखती है जो एक बड़े से मॉन्स्टर के पास खड़ी है। और तभी एक नाइट बोलता है, हम यहां पर सब फिनिश कर चुके हैं और कुछ एरिया कंप्लीट करके हम मिशन कंप्लीट कर देंगे। और वो लड़की बोलती है, ठीक है, तो हमें और 4 मंथ लग जाएंगे, जाके सबको बता दो ब्रेक लेने के लिए। तभी वो बोलती है, 1 मिनट रुको, तुम्हें क्या लगता है किसी 9 साल के लड़के के लिए क्या गिफ्ट ठीक रहेगा? वेलकम टू पार्ट 6, मीटिंग विद सिस्टर। हमारा सीन फोकस होता है जहां पर आधे से ज्यादा साल हो गया है एमसी को मुर्कन से मिलने के बाद। और एमसी के टोना ब्रदर 10 साल के हो गए हैं और आज वो स्टॉर्म कैसल से जा रहे हैं। और तभी वो दोनों भाई एमसी को बाय बोलते हैं। एमसी भी उन्हें अपना ख्याल रखने बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी की मैड केक लेके आती है और एमसी को उसके 9th बर्थडे के लिए कांग्रेट्स करती है। एमसी उसे थैंक यू बोलकर सब में केक बांटने देता है। गिल्ली भी उसे हाँ ही बोलती है, पर तभी एमसी को खान आवाज देता है, यंग मास्टर जीन, आपको परेशान करने के लिए माफ करना यंग मास्टर। एमसी उसे बोलता है, क्या हुआ? खान बोलता है, आपकी बड़ी सिस्टर लूना आपसे मिलने आई है। तभी हमें एक व्हाइट हेयर वाली लड़की दिखती है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। एमसी और उसकी मैट दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी हमें लूना के बारे में पता चलता है, वो रन कैंडल की फर्स्ट फ्लैग बेयरर है, एक 9 स्टार नाइट। वो फर्स्ट बोर्न है रन कैंडल, फैमिली की सबसे बड़ी तेरा भाई बहन में, और उसे व्हाइटवेल लूना भी बोलते हैं कुछ लोग। और वो सबसे ताकतवर है सारे सिबलिंग्स में, पर फिर भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है फैमिली पैट्रियार्क बनने में। और उसने सक्सेशन वॉर में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, और वो सच में सबसे अमेजिंग है। पर इसीलिए उसने कभी किसी सिबलिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और ऐसा कहना ज्यादा राइट होगा कि हम अजनबी हैं, ना कि फैमिली। पर आज वही सिस्टर स्ट्रोम कैसल में आई है, वो भी कोई नोटिस दिए बिना मुझसे मिलने। और एमसी सोचता है, क्या कुछ हुआ है फैमिली में? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या उसे पता चल गया? मैं सीक्रेट लाइब्रेरी में गया था। और तभी एमसी उसे ग्रीट करता है, हेलो सिस्टर लूना। और लूना उसे बोलती है, तुम बड़े हो गए यंगेस्ट। तभी एमसी बोलता है, अगर मुझे पहले पता होता आप आ रही हो तो मैं अच्छे से रेडी हो जाता। और लूना बोलती है, कुछ नहीं, और वैसे भी मेरे छोटे भाई से मिलने के लिए मुझे क्यों किसी नोटिस की जरूरत है? और वो एमसी के सर पर हाथ रख देती है। एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और एमसी को ऐसा देखकर वो बोलती है, तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? पर एमसी बोलता है, ऐसा नहीं है सिस्टर, मैं बस थोड़ा नर्वस हूं और कुछ नहीं। लूना ये सुनकर शॉक हो जाती है, पर तभी एमसी बोलता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है आपको इतने पास से देखने का, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। तभी लूना बोलती है, ऐसा क्यों? और तभी वो सोचती है, ये इसीलिए है क्योंकि रन कैंडल के रूल्स, जिसमें सब सिबलिंग के दूसरे को चेक में रखते हैं, एक दूसरे के लाइफ से खेलते हैं। और क्या जीन को ऐसा लग रहा है कि मैं यहां पर उसे टारगेट समझती हूं? क्या वो मुझसे डर रहा है? और तभी वो बोलती है, मेरी ही लगती है, मुझे माफ करना जीन। एमसी को कुछ समझता नहीं, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी लूना बोलती है, तुम अभी यंग हो, पर फिर भी मैं ये भूल गई कि तुम एक रन कैंडल हो, मुझे माफ करना। पर तभी वो नीचे बैठकर बोलती है, यंगेस्ट, मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है, क्या मैं तुम्हारे नैनी और गार्डियन नाइट को यहां से भेज सकती हूं? एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है, पर वो उसे, और तभी वो सोचता है, मुझे लूना के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, पर मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर स्पा, लूना और एमसी एक रूम में है। और तभी लूना, यहां पर ऐसा अचानक आ गई क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। एमसी बोलता है, ऐसा क्या था सिस्टर? तभी वो बोलती है, तुम्हें याद है ना जब फादर तुमसे मिलने आए थे पर्सनली, और जब से ये हुआ है बहुत से सिबलिंग्स तुम पर नजर रख के हैं। तभी एमसी का हाथ पकड़ के वो बोलती है, इसका मतलब है कि जब तुम स्ट्रोम कैसल के बाहर निकलोगे, हमारे सारे सिबलिंग तुम्हें चेक में रखेंगे और वो तुम पर अटैक भी कर सकते हैं।
पर यंगेस्ट तुम निराश मत होना, और तुम चाहो तो तुम इस फैमिली वॉर से बाहर निकल सकते हो। और मैं चाहती हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। और तभी एमसी सोचता है, क्या बस इसीलिए सिस्टर लूना ने मैट्रियार्क बनने से मना कर दिया? और सिस्टर ने मेरे लास्ट लाइफ में क्यों मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया? क्या मैं इतने अटेंशन के काबिल नहीं था उस लाइफ में? या फिर बाकी सिबलिंग्स के लिए भी मैं कुछ नहीं था इसलिए? पर तभी एमसी बोलता है, लूना, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूं। आप ये सब मेरे लिए बोल रही हो, पर मैं फैमिली वॉर से बाहर नहीं जाने वाला। तभी लूना बोलती है, जीन, मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम बन सकते हो। तभी एमसी बोलता है, मुझे पता है सिस्टर, पर मैं पहले ही एक एसोसिएशन अटैक से जा चुका हूं। लूना ये सुनकर शॉक हो जाती है क्या? तभी एमसी बोलता है, इसीलिए मैं इस फाइट को छोड़ नहीं सकता। तभी लूना को बहुत गुस्सा आता है और उसके बॉडी से बहुत ओरा बाहर निकलने लगता है, और वो बोलती है, ऐसा किसने किया, वो भी स्टॉर्म कैसल में? किस सिबलिंग ये किया है जीन? जीन बोलो, किस सिबलिंग ने ऐसा किया है? तभी जीन बोलता है, मैं अभी आपको उसका नाम नहीं बता सकता, और सच बोलूं तो मुझे अभी पता भी नहीं है किस सिबलिंग ने ऐसा किया है। और वैसे भी लूना मैं ठीक हूं, और आज मुझे यह भी पता चल गया कि हर कोई सिबलिंग मुझे मरना नहीं चाहता। और तभी एमसी को उसकी सिस्टर हग कर लेती है और बोलती है, मेरे भाई, इसका मतलब है तुम अब से फैमिली वॉर में हो। ये कितनी बुरी बात है। और एमसी सोचता है, मुझे नहीं लगा था सिस्टर लूना इतनी अच्छी होगी, और बोलता है, कुछ नहीं लूना, मैं कर लूंगा। और तभी लूना को याद आता है, आज जीन का बर्थडे है, और वो बोलती है, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए हम ये सब भूल जाते हैं, और मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया है, रुको ये लो। और तभी हमें दिखता है एक पेंडेंट जो लूना ने एमसी के लिए लाया है। और तभी लूना एमसी को थोड़ा घूमने बोलती है, और एमसी घूम जाता है, और लूना वो पेंडेंट एमसी के गले में पहना देती है और बोलती है, अगर तुम कभी भी किसी मुसीबत में फंसे जो तुम खुद हैंडल नहीं कर सकते, तब ये नीला जेम तोड़ देना, और कुछ भी हो मैं तुम्हारे मदद के लिए आ जाऊंगी, फिर चाहे मैं कहीं भी रहूं, तो कभी इसे उतारना मत। और हाँ, हैप्पी 9th बर्थडे जीन। जीन भी उसे थैंक यू बोलता है, और तभी सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहां पर मैड केक लेके आती है, और लूना वो केक अपने हाथों से एमसी को खिलाती है। मैड ये देखकर बहुत खुश होती है, और तभी कुछ टाइम बाद लूना एमसी को बाय बोलकर चली जाती है। एमसी भी उसे बाय बोल के खुद का ध्यान रख बोलता है। और अब सीन फोकस होता है जहां पर एमसी को देखकर मुरक्कन बोलता है, तो तुम आ गए, और तुमने ये क्या पहना है? तभी एमसी बोलता है, ये पेंडेंट, ये तो मुझे गिफ्ट दिया है। और तभी मुरक्कन बोलता है, वो इंसान तुम्हें सच में बहुत चाहता होगा जो उसने तुम्हें ऐसा कुछ दिया है। एमसी बोलता है, ऐसा क्या है इसमें? तभी मुरक्कन बोलता है, ये बस कोई पेंडेंट नहीं है, ये डीमन किंग ऑर्गाल का आर्टिफैक्ट है। कुछ 100 पहले लोग अपनी जिंदगी रिस्क में डालते थे ऐसा आइटम के लिए। तभी एमसी बोलता है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? मुरक्कन बोलता है, हाँ, इससे तुम प्रोटेक्शन मिलती है जिससे तुम्हें 5 स्टार मैजिक से भी कुछ नहीं होगा, और ये तुम्हारी मैजिकल पावर भी बढ़ाएगा, और इसमें समन एबिलिटी भी होगी। तभी एमसी बोलता है, तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। मुरक्कन बोलता है, क्योंकि मैं और वो एक ही टाइम पर जिंदा थे। तभी मुरक्कन बोलता है, क्या ये उसी इंसान ने दिया जो कुछ टाइम पहले यहां पर आया था? एमसी बोलता है, हाँ, वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। रुको, क्या तुम्हें उसकी एनर्जी यहां तक महसूस हो रही थी? तभी मुरक्कन बोलता है, हाँ, तुम्हारी सिस्टर ताकतवर थी और उसने भी मेरी एनर्जी महसूस की होगी। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्या उसने तुम्हारी एनर्जी महसूस की? वो फैमिली को तो नहीं बताएगी ना? तभी मुरक्कन बोलता है, तुम कितना डरते हो? उसने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया, वो क्यों ऐसा करेगी फिर? क्या वो ऐसा चाहेगी कि उसका छोटा भाई मुश्किल में पड़े? एमसी बोलता है, ऐसा है? और मुरक्कन बोलता है, हाँ, और तुम अपनी उस सिस्टर पर भरोसा रख सकते हो। और तभी हमें लूना दिखती है जिसने मुरक्कन की एनर्जी महसूस कर ली है, और वो सोचती है, मैं ये एनर्जी महसूस कर सकती हूँ, और ये एनर्जी पहले यहां नहीं थी। इसका मतलब यंग जीन कुछ प्रेपरिंग कर रहा है, और मुझे लगता है मुझे इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे कुछ महसूस हुआ ही नहीं। पर जीन, ये याद रखना, तुम चाहे जो करो, जैसे करो, जो बन जाओ,
पर मैं तुम्हारा साथ हर टाइम दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी सोचता है, मैंने जैसा सोचा था कि स्टॉर्म कैसल में मुझे लगा था टाइम बहुत बोरिंग होगा, पर ऐसा नहीं था। मेरे फादर ने स्पेशल मीटिंग की, मेरी सिस्टर मैरी ने फिनिक्स हार्ट दिया, सिस्टर लूना भी मुझसे मिलने आई थी, और मैं मुर्कन से भी मिला, मेरे ड्रैगन गार्डियन से। मैंने कभी ये सब सोचा भी नहीं था कि होगा, पर मुझे 10 साल हो गए। अब मुझे भी यहां से जाना होगा जैसा रन कैंडल का रूल है। तभी हमें एमसी दिखता है जो खान के साथ फाइट कर रहा है। वो प्रिपरेशन कर रहा है स्टॉर्म कैसल को छोड़ने से पहले। तभी एमसी फाइनर्स के साथ खान पर एक अटैक करता है, पर खान वो अटैक रोक देता है और खान सोचता है जैसा मैंने सोचा था। मैं जब बाकी लोगों से जब ट्रेनिंग कर रहा था तब वो ठीक थे, पर यंग को देखकर लगता है वही मुझे सिखा रहा है, इसीलिए पैट्रियार्क उसे पसंद करते हैं। तभी खान बोलता है आज के लिए इतना ही। एमसी भी उसे बोलता है ठीक है। तभी खान बोलता है, यंग मास्टर जीन एमसी उसके तरफ देखकर बोलता है क्या हुआ? तभी खान नीचे झुक के बोलता है आपको सीखा ना, मेरे लिए हॉनर की बात थी, थैंक यू यंग मास्टर। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी खान बोलता है अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपका स्टॉर्म कैसल में, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं उसमें आपको जितना हो सके उतना सिखाऊंगा। तभी एमसी बोलता है ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारे हवाले। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी दिखता है जिया जो कैंडल के आग के साथ खेल रहा है। तभी गिली आके बोलती है यंग मास्टर क्या आपको चटका नहीं लग रहा? तभी एमसी बोलता है नहीं, मुझे बस थोड़ा नॉर्मल गरम लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। तभी गिली बोलती है अच्छा हुआ लेडी मैरी ने वो गिफ्ट आपको दिया, इससे पहले मैंने बस फोनिक्स हार्ट के बारे में सुना था, पर मैं भी इसके इफेक्ट फर्स्ट टाइम देख रही हूं। एमसी भी सोचता है मैंने भी ये सब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, और अभी तक तो उसका ये बस हाफ इफेक्ट है। क्या होगा जब मैंने उसे कर सकूंगा? तभी मैड बोलती है यंग मास्टर हम कल सुबह कैसल छोड़ के जाने वाले हैं, तो आप मुझे बता दो आपको क्या क्या साथ लेना है। तभी बीएड पर 2 बुक्स रखी दिखती है, तो मैड पूछती है यंग मास्टर मैं इन्हें ऊपर रख दूं? तभी एमसी बोलता है हाँ, मैं उन्हें जाते जाते पढ़ूंगा। गिली बोलती है ठीक है, कुछ और भी चाहिए आपको? एमसी बोलता है वो किताबें काफी है, ठीक है मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी पाई बनाऊंगी, आपको वो पसंद है ना? तभी एमसी को कुछ याद आता है तो वो बोलता है मैं अभी आया, मुझे एक काम है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी सीक्रेट लाइब्रेरी में आया है और वो मोरक्कन को आवाज देता है। तभी मोरक्कन उसके पास आता है और एमसी बोलता है तुम्हें याद है ना मैं कल कैसल छोड़ने वाला हूं? मोरक्कन बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें तो पता ही है ना इस डे के लिए मैंने कितना वेट किया है। तभी एमसी बोलता है तो तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? तभी मोरक्कन बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना मैं ब्लैक ड्रैगन मोरक्कन हूं, भले ही मैं वीक हूं अभी, पर यह सब करना मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें ऐसे फॉलो करूंगा कि कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। तभी एमसी बोलता है क्या तुम वीक हो गए हो? तुमने मुझे यह सब बताया क्यों नहीं? मोरक्कन बोलता है तुम्हें क्या लगा था इतने साल सोने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा? एमसी बोलता है वो ठीक है, पर क्या तुम अपनी पावर फिर से बढ़ा सकोगे? मोरक्कन बोलता है हाँ, जैसे जैसे तुम ताकतवर होते जाओगे मैं भी ताकतवर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गार्डियन हूं, तो जल्दी जल्दी मेहनत करके ताकतवर मैजिक सोर्ड मास्टर बन जाओ जैसा टेमर था। तभी जीन बोलता है हाँ, तुमने कहा था रन कैंडल पहले मैजिक सोर्डमैन फैन मिली थी। तभी एमसी सोचता है सोल्डरेट ने बोला था कि रन कैंडल फैन मिली, मैजिक सोर्डमैन फैन मिली थी, और उनमें सबसे ताकतवर टेमर रन कैंडल था, पर अभी कोई टेमर को जानता भी नहीं। पर इसकी वजह है अभी के रन कैंडल मैजिक को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि मैजिक यूजेस करने से स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन सकते। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रन कैंडल ने शपथ ली थी कुछ 1000 ईयर पहले मैजिक ना यूजेस करने की। भले ही वो अभी भी मुझे गार्डियन समझते हैं फैमिली का, पर अगर मैं उनके सामने आया तो वो मुझे देखकर खुश नहीं होंगे, पर एक दिन वो सब हम दोनों को गॉड जैसा समझने लगेंगे। तभी एमसी बोलता है तुम्हें सच में लगता है रन कैंडल ऐसा करेंगे? मुर्कन बोलता है ये बहुत अजीब लगता है,
छोड़ो, मैं अच्छे से तुम्हें फॉलो करूंगा, तो तुम टेंशन मत लो। मैं यहां पर भी मेरी बॉडी की जगह कुछ और रख दूंगा, कोई फाइंड नहीं कर पाएगा। तभी एमसी बोलता है, तुम्हें नहीं लगता किसी को शक हो जाएगा? तभी मुर्कन बोलता है, भले ही मैं जितना ताकतवर था उतना नहीं हूं, पर मेरा मैजिक किसी को नहीं समझेगा, और जीतना हो सके उतने टाइम तक मैं ये करूंगा। तभी एमसी बोलता है, ठीक है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मुर्कन ये सुनकर एमसी की तरफ देखता है, क्या है? तभी एमसी अल्कोहल और केक निकालता है। यह देखकर मुर्कन खुश हो जाता है। तभी एमसी बोलता है, ज्यादा मत पीना। पर मुर्कन उस पर ध्यान नहीं देता और बोलता है, तुम्हें सपोर्ट करना राइट चॉइस थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 7 आउटसाइड वर्ल्ड। सीन फोकस होता है जहां पर गिल्ली एमसी को बोलती है, यंग मास्टर, आप रिलैक्सिंग और सिंपल लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते अब से। जैसी लाइफ आप स्टॉर्म कैसल में जी रहे थे उससे बहुत डिफरेंट लाइफ होगी अब से आपकी। आप बहुत ट्रेनिंग कर रहे थे, पर आपको अभी और ज्यादा मेहनत करनी होगी और आप बहुत बिजी हो रहोगे, और मैं आपके लिए पाई भी नहीं बना पाऊंगी बार बार। तभी एमसी बोलता है, टेंशन मत लो गिली, में जनता हूं ये सब, और मैं अपना बेस्ट दूंगा मैन कैसल में भी। तभी गिली बोलती है, यस यंग मास्टर, में भी मेरा बेस्ट दूंगी और मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। तभी 2 नाइट आके एमसी को बोलती है, यंग मास्टर, हम दोनों गार्डियन नाइट्स हैं, मैं जेरोम एंड ये होल्ड्स, हम दोनों आपको एस्कॉर्ट करेंगे। तभी एमसी बोलता है, ठीक है, मैं फिर तुम्हारे हवाले रहूंगा। अभी चलो, आज डेट है अक्टूबर 31, 1689, और हमें दिखता है एमसी कैसल छोड़ के जा रहा है। तभी एमसी सोचता है, फाइनली मैं यहां से जा रहा हूं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर गिली बोलती है, बाहर बहुत स्नो हो रही है, मुझे लगता है यंग मास्टर ये ज्यादा होने से पहले हम किसी विलेज में रुक जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्नो हो गई तो टेलीपोर्टेशन गेट बंद हो जाएंगे। तभी एमसी बोलता है, ठीक है, पर तभी कुछ होता है जिससे गिली डर जाती है और शॉक हो जाती है, और एमसी भी यहां वह देखने लगता है। तभी एक नाइट बोलता है, हम पर अटैक हुआ है, आप दोनों प्लीज कैरेज के अंदर ही रहो। गिली बोलती है, यंग मास्टर कुछ नहीं होगा, आप यहां पर सेफ हो, तो आप टेंशन मत लो। जेरोम और होल्ड्स 7 स्टार गार्डियन नाइट्स है, और यहां पर मैं भी हूं। बाहर 20 दुश्मन है, कुछ वॉरियर और कुछ मेजेस, और शायद एक आर्चर भी है, पर कोई हाई रैंकिंग नहीं है। पर तभी एमसी को कुछ समझता है और वो बोलता है, गिली, हमें इस कैरेज से अभी बाहर जाना होगा। क्यों यंग मास्टर? तभी एमसी बोलता है, तुम्हें पता है ना, रन कैंडल गार्डन नाइट्स को किसी भी सिचुएशन में चाइल्ड को अकेला नहीं छोड़ सकते, उनमें से एक तो यहां रहना ही चाहिए। तभी गिली को भी समझता है। तभी एमसी बोलता है, इसका मतलब वो दोनों नाइट्स फेक थे, इसका मतलब उन्होंने इस कैरेज में कुछ रखा होगा मुझे मारने के लिए, हमें यहां से निकलना पड़ेगा गिली। तभी गिली बोलती है, यस यंग मास्टर, अभी के लिए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और तभी गिली आपने वेपन निकल लेती है और बोलती है, प्लीज यंग मास्टर, मैंने कुछ गलत किया होगा तो समझ लेना। और गिली एमसी को लेके बाहर निकल जाती है। तभी गिली भागते भागते बोलती है, यंग मास्टर, मैं पनिशमेंट रिसीव करूंगी जैसे ही हम मैन कैसल में पहुंचेंगे। तभी एमसी बोलता है, गिली, अब ये टाइम नहीं है ऐसी बात करने की, और अभी उनके पास चलो, मुझे कुछ कंफर्म करना है। तभी गिली बोलती है, क्या? तभी एमसी बोलता है, जैसा तुम बोल रही थी, इसका मतलब है जो लोग उनसे फाइट कर रहे थे वो हमारे लोग होंगे, और अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो ये उनके लिए राइट टाइम है। तभी गिली बोलती है, मैं समझ गई यंग मास्टर। तभी एक नाइट बोलता है, जाके जिन रन कैंडल को ढूंढो और बाकी के लोग एनिमीज को रोको। तभी एमसी उन्हें देखकर बोलता है, जैसा सोचा था। और गिली बोलती है, वो सिंबल डीमन और ब्लैक स्कुरा, वो यूटा फेनमिली मैजिक फेनमिली है, और मर्सनारी ग्रुप ब्लैक किंग स्क्वाड। तभी एक मेज बोलता है, मुझे वो दोनों मिल गए, और यहां पर जिन भी है, सब लोग जिन रन कैंडल को प्रोटेक्ट करो। तभी एक रेड हेयर नाइट एमसी और गिली के पास आके बोलता है, मैं मोरेका ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन, हम यहां पर आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं। तभी वो उन दोनों दुश्मन को देखकर बोलता है, तुम दोनों कैसे हिम्मत भी कर सकते हो ऐसा कुछ करने की। तभी उन्हें देखकर एमसी सोचता है, वो दोनों फेक थे,
अगर वो 7 स्टार नाइट होते तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाकी नाइट से लड़ने में। तभी गिली चिल्लाती है, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारा एम क्या है? और किसने करने लगाया है ये तुम्हें? तभी उनमें से एक बोलता है, कितने फालतू सवाल है, और हम रन कैंडल के कुत्ते को कुछ बताएंगे। तभी गिली बोलती है, यंग मास्टर क्या ऑर्डर है? एमसी बोलता है, उनमें से एक को मार दो और एक को जिंदा पकड़ो, पर तुम उसका हाथ काट सकती हो और फिर उसे मेरे पास लेके आना ना। तभी गिली अटैक करने निकलती है और बोलती है, जैसा आप बोले मास्टर। और जैसा एमसी ने बोला वैसे ही गिली एक को मार देती है और दूसरे का हाथ काट देता है। फिर भी हाथ कटने के बाद भी वो गिली पर अटैक करता है, पर गिली उसे नीचे गिरा देती है और उस पर पाव रखती है और तभी उसे खींचते हुए एमसी के पास ले जाती है। तभी एमसी बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हारे मास्टर ने उसके ओपोनेंट को कम समझ लिया। तुम्हें इतना भी नहीं पता रन कैंडल फैमिली की नैनी बनने के लिए तुम्हें 7 स्टार या उसके ऊपर का होना पड़ता है, और अगर तुम्हें मुझे मारना था तो कम से कम 3, 4, 8 स्टार नाइट भेजते। तभी वो नाइट बोलता है, जोक मारना बंद करो रन कैंडल, ये बस एक वार्निंग थी। तुम सब रन कैंडल जल्दी ही मर जाओगे। हाँ, एरा खत्म हो जाएगा। तभी जिन बोलता है, ये तो मैं भी चाहता हूं। मैं नहीं चाहता रन कैंडल्स का रूल हो सब जगह पर, बल्कि मेरा एरा शुरू हो जीन रन कैंडल का। तभी वो नाइट बोलता है, तुम कुछ नहीं हो जिपल के सामने। तभी एमसी बोलता है, जिपल वही फैमिली जो बाकी की आधी दुनिया कंट्रोल करती है। जैसे रन कैंडल सोर्ड मास्टर बनते हैं वैसे ही जिपल मैजिक को वो परसीव करते हैं। और बहुत टाइम पहले जब रन कैंडल के फाउंडर मर गए तब जिपल ने एक लॉ बनाया जिससे रन कैंडल मैजिक नहीं यूज ही कर सकते, और तभी रन कैंडल की सारी एबिलिटी भी सील कर दी, और रन कैंडल के लिए वो 1000 ईयर्स एनिमी है। तभी एमसी बोलता है, मैं सोच ही रहा था ये किसने किया है, पर ये तो बस जिपल थे। गिली, इसे कहीं दूर फेंक दो, इसे कुछ पूछना भी किसी काम का नहीं है। और तभी गिली उसे उठिक ले जाने लगती है, और एमसी सोचता है भले ही रन कैंडल और जिपल दुश्मन है, पर ये सब उन्होंने नहीं किया है। वो ऐसे नहीं हैंडल कर सकता, और ये उनके फॉलोवर्स हैं जो खुद से ये कर रहे हैं। पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो दोनों फेक थे, पर इवन गिली भी नहीं बता पाई कि को 7 स्टार नाइट है। अब क्या ये सब वो इंसान कर रहा होगा? तभी सीन शिफ्ट होता है और गिली आके एमसी को बोलती है, जैसा आपने बोला मैंने उसे दूर फेंक दिया है। एमसी उसे थैंक यू बोलता है और एक नाइट के पास जाके बोलता है, तुम बोल रहे थे तुम ब्लैक किंग स्क्वाड के कैप्टन मुरेका हो। तभी वो रेड हेयर नाइट बोलता है, हाँ मैं ही हूं कैप्टन। मैं तुम्हारे वजह से बच सका क्योंकि तुमने उनकी अटेंशन तुम्हारा तरफ कर ली। हम जब रन कैंडल कैसल पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। फैमिली तुम्हें रिवॉर्ड देगी और मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तो तुम मेरे साथ रहना जब तक हम टेलीपोर्टेशन गेट तक नहीं पहुंच जाते। तभी वो नाइट बोलता है, मैं मेरा बेस्ट करूंगा मास्टर। और वो सोचता है ये भले ही रन कैंडल है और अभी बहुत छोटा है और अभी अभी कैसल छोड़ा है, पर वो अभी से कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड है, और अभी जो उसने बोला कि वो उसका राज चाहता है ना कि रन कैंडल्स का, वो बस ऐसे नहीं बोला होगा। तभी वो अपने स्क्वाड से बोलता है, तुम सब ध्यान से सुनो, अच्छे से रहो, जब तक हम टेलीपोर्टेशन गेट तक नहीं पहुंच जाते, और कुछ भी उल्टा फूलता मत बोलना। तभी वो बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हो बॉस, ऐसे फालतू ऑर्डर क्यों दे रहे हो? तभी वो बोलता है, मैंने जैसा बोला वैसा करो। तभी गिली बोलती है, कैप्टन मुरेका अब हम आगे जा सकते हैं। तभी वो बोलता है, हाँ हम आगे जा सकते हैं मिस। और अब सीन फोकस करता है जहां पर एमसी और उसके साथ बाकी गार्ड पीछे पीछे चल रहे हैं। तभी गार्ड कैप्टन बोलता है, क्या हमने राइट किया उन फेक को अकेला छोड़ के? तभी एमसी बोलता है, ये ठीक है, और वैसे भी वो जिंदा मिले या मरे हुए, ये उनके कामरेड्स के लिए अच्छा एग्जाम्पल होगा। और हाँ गिली, तुमने आज बहुत अच्छा किया। गिली भी एमसी को थैंक यू बोलती है, और हाँ यंग मास्टर, हम 2 घंटे में पास के विलेज तक पहुंच जाएंगे। एमसी बोलता है, ठीक है, हमें वहीं पर वैसे भी वेट करने पड़ेगा जब तक टेलीपोर्टेशन चालू नहीं होता। और तभी गिली एमसी की तरफ देखती है और एमसी बोलता है, जो हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। खान भी उन्हें पकड़ नहीं पाया,
वो तो 9 स्टार नाइट, तो तुम बस 7 स्टार नाइट हो। तुम्हारे लिए ये बहुत हार्ड है, और मैंने जो बताया तुम्हें कि वो फेक है और तुम मुझसे पहले ये सब समझ नहीं सकी है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी गिली बोलती है, मुझे माफ करना यंग मास्टर, सॉरी। तभी एमसी उसे देखकर सोचता है, गिल्ली अभी भी सेम है जैसी वो पहले थी। रन कैंडल की नैनी होने के वजह से उसका फेट चाइल्ड के साथ जुड़ा हुआ था, और पिछले वाले लाइफ में भी गिल्ली मेरी नैनी थी। पर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था उस लाइफ में, और उसके वजह से उससे भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। पर उस सब के लिए गिली ने कभी कुछ भी नहीं बोला मुझे, और जिस दिन मुझे घर से निकाला था उसी दिन गिली को भी मेरे साथ निकाला था। पर उस दिन भी वो मुझसे माफी ही मांग रही थी अपना हेड डाउन करके, और इसलिए मुझे गिली से हार्श बिहेव नहीं करना है। पर इस टाइम अलग है, मेरे साथ गिली को भी ताकतवर होने की जरूरत है। तभी गिली बोलती है, यंग मास्टर मेरी ही गलती है और मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार। पर तभी एमसी चिल्लाता है, गिली खुद को ब्लेम मत करो, ये मेरा ऑर्डर है। तुम मेरी नैनी हो, पर सेम टाइम पर तुम ही मेरी नाइट भी हो। अगर तुम ऐसे छोटी छोटी बातों का इतना टेंशन लोगी तो फ्यूचर में क्या होगा? तो आगे से ध्यान रखना, मुझे ये सब फिर से बोलने मत लगाना। गिली बोलती है, यस यंग मास्टर, मैं ये ध्यान में रखूंगी। तभी गिली सोचती है, यंग मास्टर मेरी इतनी परवाह करते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, मुझे भी खुद को संभालना होगा, सो होगा। यंग मास्टर में मैं बेस्ट करूंगी। तभी एमसी उसे देखकर सोचता है, ऐसा लगता है वो अभी ठीक है। तभी वो एक होटल में पहुंच जाते हैं, और एमसी सोचता है, वो फेक नाइट्स, इसका मतलब ये जरूर उसी का काम होगा। ट्रांसफॉर्मेशन सोर्सर बुबारे गेस्टों। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक ड्रैगन करते हैं, पर ड्रैगन भी परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। पर बुबारे अकेला इंसान है जो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, और वो ये एबिलिटी बहुत सारे क्राइम करने के लिए उसे करता है। और अगर वो इस सब में है तो बहुत डिफिकल्टी होगी। भले ही उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, पर फिर भी ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तभी नाइट कैप्टन एमसी और गिली को रूम दिखाता है। तभी रूम में जाके के एमसी सोचता है, जब मैं पिछले लाइफ में 20 साल का था तब वो पकड़ा गया था, पर अगर मैं उसे मेरे साथ कर पाया तो वो मेरे बहुत काम आ सकता है। पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है उसे मेरे साथ लेने की जो कभी मुझ पर ही अटैक कर सकता है। छोड़ो, इससे पहले कि वो कुछ करे मुझे उस पर ध्यान रखना होगा। तभी गिली एमसी की तरफ मुड़ के बोलती है, यंग मास्टर मैं आपको गार्ड करूंगी। पर एमसी सो जाता है तब तक, और ये पार्ट है खत्म होता। वेलकम टू पार्ट एट फेट फुल मीटिंग। और हमारा सीन वहीं से शुरू होता है जहां पर एमसी सो रहा था। तभी किसी आवाज से वो उठ जाता है, और वो सोचता है, क्या मैं सो गया था? भले ही मैंने बहुत ट्रेनिंग की है स्टॉर्म कैसल में, पर अभी भी लगता है ये सब एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। तभी हमें बिल्ली की आवाज आती है, और एमसी सोचता है, ये क्या साउंड है? तभी हमें एक काली बिल्ली दिखती है जो खिड़की पर खड़ी है, और एमसी उसे ऐसा देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, और उसे देखकर वो सोचता है, क्या तुम वो हो? और उसे मुर्कन जो बोला था वो याद आता है कि वो एमसी को फॉलो करेगा हाइड होके। तभी एमसी विंडो के पास जाता है और बोलता है, तो तुम मुझे फॉलो करने वाले थे? हाइड होके उसका मतलब ये था। और वो बिल्ली ऐसा लगता है एमसी पर चिल्ला रही है। तभी एमसी बोलता है, ठीक है मेरी गलती हो गई, पर मैं शॉक हो गया था तुम्हें ऐसे बिल्ली जैसा देखकर। तभी वो विंडो खोलता है और वो बिल्ली अंदर आ जाती है रूम में, और एमसी बोलता है, मुझे नहीं लगा था तुम मुझे ऐसे कभी फॉलो करोगे, और मुझे तो लगा था तुम मेरे कोई सर्वेंट या कुछ और बनकर फॉलो करोगे, जैसे कि हॉर्स पर। ठीक है। और वो बिली एमसी की तरफ बहुत गुस्से में देखती है, और तभी वो बिली ट्रांसफॉर्म होती है हमारे मुर्कन में, जो एमसी पर चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा सर्वेंट बन गया तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा? तुम क्या पागल हो बच्चे? तुम्हें क्या पता ये कितना टफ था तुम्हें फॉलो करना? पर तभी मुरक्कन को पाव फ्लोर में फांस जाता है और जाके दीवार से टकरा जाता है। तभी वो आवाज सुनकर गिल्ली आ जाती है रूम में, और वो बोलती है, यंग मास्टर क्या हुआ? क्या आप सेफ है? आपको कुछ हुआ है? और तभी उसे एमसी के साइड में बैठा हुआ मुरक्कन दिखता है, और उसे देखकर वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यंग मास्टर को हार्म करने वाले हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो मुरक्कन पर अटैक कर देती है। एमसी उसे रोकने का ट्राई करता है, पर वो एमसी की बात नहीं सुनती, और वो मुरक्कन को बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम क्या चाहते हो? जल्दी बोलो, इससे पहले
लेकिन मैं तुम्हें मार दूं। तभी मुर्कन उसका नाम सुनकर सोचता है, क्या ये गिली है? मेरी गिली। और वो उसे देखकर बोलता है, स्ट्रॉबेरी पाई, हम आखिरकार मिल गए। और गिली उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। स्ट्रॉबेरी पाई? और एमसी ये सिचुएशन देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है एमसी गिली को बता रहा है, ये है रन कैंडलस गार्डियन ब्लैक ड्रैगन मुर्कन। और मुर्कन ये तभी मुर्कन बोलता है, मुझे पता है वो मेरी स्ट्रॉबेरी पाई है। तभी नीचे झुक के गिली मुर्कन से माफी मांगने लगती है, मैं बस रन कैंडल की एक लॉ रैंक सर्वेंट हूं और फिर भी मैंने आप पर अटैक किया, मुझे माफ कर देना ग्रेट गार्डियन। तभी मुर्कन बोलता है, टेंशन मत लो स्ट्रॉबेरी पाई, मैं तुम्हें कैसे कुछ कर सकता हूं। तभी वो मुर्कन को पूछती है, आप मुझे स्ट्रॉबेरी पाई क्यों बोल रहे हो? तभी मुर्कन बोलता है, क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम स्ट्रॉबेरी पाई परफेक्ट बनाती हो। और ये सुनते ही गिल्ली एमसी की तरफ देखती है, उससे बोलती है, तो यही वो रीजन है जिसके लिए आप मुझे रोज स्ट्रॉबेरी पाई बनाने बोलते थे। तभी गिली को अपने साथ बिठा के एमसी उसे सब बता देता है, जो जो हुआ है, और वो उससे माफी भी मांगता है। और गिली बोलती है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता था। और यंग मास्टर, आप माफी मत मांगो, मुझे हमेशा से पता था आप टैलेंटेड हो, पर मैजिक कॉन्ट्रैक्ट वो भी सोल्ड रेट के साथ, और अब एक ड्रैगन भी। सॉरी, पर मैं बस शॉक हूं और मैं आपके लिए हैप्पी हूं एक नैनी के तौर पे। तभी एमसी बोलता है, गिली तुम अब हम में से एक हो, और याद रखना फेनमिली को पता नहीं होने दे सकते हम कि मुर्कन फेनमिली गार्डियन उठ गया है और वो हमारे साथ है। तभी गिली बोलती है, यस यंग मास्टर मैं समझती हूं। तभी मुर्कन बीच में आके बोलता है, तुम टेंशन मत लो स्ट्रॉबेरी पाई। और गिली भी उसे थैंक यू बोलती है और वो बोलती है, तो जो आवाज आया था वो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, उससे हुआ था क्या? मुर्कन उसे बताने वाला होता है पर एमसी उसे रोक देता है और वो बता देता है कि वो गिर गया था। और ये सुनकर गिली को उस पर डाउट आता है और वो एमसी को बोलती है, यंग मास्टर आपको लगता है हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? एमसी बोलता है, हाँ गिली। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमें मित्तल टेलीपोर्टेशन गेट के पास एमसी और वो गार्डियन दिखते हैं और गिली उन्हें थैंक यू बोलती है उनके हेल्प के लिए। और वो बोलती है, आपको रन कैंडल फेनमिली रिवॉर्ड देगी आपके हार्ड वर्क के लिए। तभी उनका कैप्टन आगे आके बोलता है, थैंक यू, और ये मिशन हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं अब बहुत इंतजार में हूं कि यंग मास्टर जिन एंड रन कैंडल क्या कैसा फ्यूचर होगा। पर गिली मक्लोरान, मुझे एक सवाल है। और गिली बोलती है, क्या? और वो बताता है, आपके पास इतना पोटेंशियल और टैलेंट भी है, तो अपने क्यों मैक्लोरेन फैमिली छोड़ के रन कैंडल की नैनी बनने का सोचा? और गिली बोलती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तभी कैप्टन बोलता है, हमें माफ करना, में कुछ ज्यादा भी पर्सनल चला गया। पर गिली उसे कुछ नहीं बोलती और उन्हें बाय बोल के टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। तभी काउंटर पर एक इंसान उनकी आईडी मांगता है और तभी गिली उन्हें कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो रन कैंडल फेनमिली से है। और एक इंसान उन्हें यहां आने के लिए थैंक यू बोलता है और उन्हें अपने आप को फॉलो करने बोलता है और एमसी और गिली उसके पीछे जाते हैं। तभी वो इंसान एमसी और गिली को बोलता है, आप बस 2 घंटे वेट करो, फिर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। और एमसी जाके एक सीट पर बैठ जाता है। तभी गिली बोलती है, यंग मास्टर, और एमसी उसके तरफ देखता है। तभी वो बोलती है, मैं थोड़ी टेंशन में हूं, अगर मुर्कन का सबको पता चल गया तो भी हम कुछ कर सकते हैं। पर तभी एमसी बोलता है, तुम मेरे मैजिक के बारे में सोच रही हो? और वो बोलती है, हाँ यंग मास्टर, आपको पता ही है ना, रन कैंडल कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैजिक को। तभी एमसी बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मैजिक कहीं पर नहीं यूज करूंगा। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है और वो तीनों पीछे दिखते हैं। तभी हमें एक क्रेस्ट दिखती है, मार्क ऑफ द गोल्डन ड्रैगन। और तभी हमें एक व्हाइट हेयर लड़का दिखता है जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड है और एमसी सोचता है वो जिपल है और वो जिपल फेनमिली का लड़का जे एमसी एक सामने बैठ जाता है। तभी एमसी उसे देखकर सोचत है, वो कौन है, ऐसा लगता है उसे कहीं पर देख हुआ है। और तभी वो लड़का बोलता है, मुझे लगा ही था, मुझे बाहर नहीं जाना था आज, पर मैं इन्हें देखूंगा ऐसा नहीं सोचता था। गिली और एमसी कुछ नहीं बोलते, पर तभी मुर्कन नीचे उतरता है और उस लड़के के पास जाता है
और वो लड़का मुरक्कन को देखकर, है ब्लैक बिल्ली कितनी अच्छी लग रही है, यहां मेरे पास आ वो। पर मुरक्कन उसके पास जाके उसे पंजा मारता है। ये देखकर उसके गार्ड मुरक्कन को मरने ही वाले थे भी वो बोलता है, कुछ नहीं हुआ, वो बस एक एनिमल है। और तुम भूल गए क्या मुझे पहले से बताया है कि फाइट नहीं करनी है किसी से। और तुम भूल गए रन कैंडल के सामने सोर्ड निकाल रहे हो। और तभी वो सोचता है, मैं कब से उसे उकसा रहा हूं पर वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। लगता है रन कैंडल का यंगेस्ट बहुत कंपोज्ड है। तभी वो एमसी को आवाज देता है। एमसी उसके तरफ देखता है और वो बोलता है, मैं वर्दीन जिप्पल और मैं माफी मांगता हूं उनसे ऐसे बिहेव करने के लिए। और वो एमसी के तरफ हाथ बढ़ाता है। एमसी उसके तरफ देखकर सोचता है, वर्दीन जिप्पल वो एक जीनियस मैजिशियन था और फ्यूचर हेयर जिप्पल का। उसके पास टैलेंट और स्किल दोनों हैं और उसका कैरेक्टर भी अच्छा था। और यंग मैजिशियन उसके जैसा बनना चाहते थे। मेरे पास्ट लाइफ में इससे मिलना एक चमत्कार होता मेरे लिए, पर वो उस लाइफ में था, अभी वो मेरे लिए मेरे जितने उम्र का लड़का है, बाकी कुछ नहीं। और तभी एमसी बोलता है, मैं सोच ही रहा था तुम कैसे इंसान हो, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम पूरे पागल नहीं हो। तभी वो लड़का बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला ये। तभी एमसी बोलता है, तुम अभी जोक मार रहे थे, पर तुम्हें पता है उन्होंने अगर उनकी सोर्ड निकली होती तो तुम्हें अकेले ही आगे जाना पड़ता। कम से कम उनमें से एक तो मर ही जाता और क्या पता शायद तुम्हारे भी उंगलियां काट देता। तभी वो लड़का हंसते हंसते बोलता है, तुम्हारे जोक भी वॉयलेंट है। तभी जिन बोलता, तुम्हें क्या लगता है मैं जोक कर रहा हूं। और वो लड़का बोलता है, ठीक है, पर मेरे पास एक एडवाइस है, अगर तुम्हें आगे कभी दूसरा जिप्पल मिले तो ऐसे डिसीजन मत करना। तुम्हें नहीं लगता है प्रॉब्लमैटिक होगा दोनों फैमिली के लिए। तभी एमसी बोलता है, क्या जोक मार रहे हो, तुम्हें लगता है मेरा फादर चीरो रन कैंडल और तुम्हारे फादर केलियक जिप्पल दोनों ऐसा फालतू प्रॉब्लम था के लिए फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। और थोड़ी देर सोच के जिप्पल बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, अगर किसी ने फिंगर भी काट दिए तो वो बस थोड़ा गोल्ड देके प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा रन कैंडल, मैं आज कुछ नया सीखा तुमसे, मैं कभी ना कभी ये डेब्ट रीपे करूंगा। पर तभी एमसी बोलता है, किस और दिन, क्यों अभी रीपे कर दो। और जिप्पल होता है, ठीक है बोलो क्या करूं मैं। भी एमसी बोलता है, जब तक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन नहीं होता तब तक तुम कुछ मत बोलो, और हाँ मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर वो जिप्पल शॉक हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर जिप्पल एमसी को देखे जा रहा है यहां वह से, और वो सोचता है वो कितना कूल है, कुछ साल में वो और बेहतर हो जाएगा। अगर वो रन कैंडल ना होता तो मैं उसे मेरा दोस्त बना लेता। पर क्या हुआ, वो रन कैंडल है तो हम दोस्त नहीं बन सकते, पर वो और मैं एनिमी तो बन ही सकते हैं ना। वो कितना कूल रहेगा। तभी उसे देखकर एमसी सोचता है, मैंने अभी उसे इतना डराया पर फिर भी वो ऐसा कर रहा है, क्या उसका दिमाग खराब है, क्या सब जिप्पल ऐसे ही होते हैं। पर अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर टेलीपोर्टेशन गेट चालू हो गया है और वो अनाउंस करते हैं कि टेलीपोर्टेशन से आपको सर दर्द या वॉमिटिंग हो सकती है, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। पर तभी जिप्पल उठकर बोलता है, जीन रन कैंडल, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हम फिर से मिलेंगे, उस दिन का वेट करूंगा। तभी एमसी बोलता है, ठीक है, मैं चाहता हूं हम एक दूसरे को फिर से कभी ना मिले। और तभी सीन शिफ्ट होता है, एमसी एक कैरेज से उतरता है। तभी एक इंसान बोलता है, यंग मास्टर, हम आपके लिए वेट कर रहे थे, फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूं। मेरा नाम पेड्रो है, मैं सेकंड प्लेस हाउस कीपर हूं। आप बहुत थक गए होंगे इतना ट्रेवल करके, और आपका स्वागत है रन कैंडल के मेन कैसल में। यही है गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स। और अब हमें दिखता है गार्डन ऑफ स्वॉर्ड जहां पर बहुत सारी स्वॉर्ड लगाई हुई है, और यहां पर बस वही स्वॉर्ड लगा सकता है जिसने फैमिली के लिए कुछ किया है। और अगर दूसरी भाषा में बोले तो ये गार्डन रन कैंडलस के लिए सिंबल है, उनके हॉनर और ड्रीम का। तभी हमें एमसी दिखता है जो मैन कैसल की तरफ जा रहा है, और वो सोचता है, मेरा भी कभी ड्रीम था यहाँ स्वॉर्ड लगाने का, पर उस लाइफ में मेरे पास कोई टैलेंट या पोटेंशियल नहीं था, और अगर मैं उस लाइफ में और ज्यादा हार्ड भी कर लेता तो कुछ नहीं होता, पर इस लाइफ में सब कुछ अलग होगा। तभी हमें एमसी की फैमिली दिखती है। तभी एक औरत बोलती है, तुम्हें देखे बहुत टाइम हो गया यंगेस्ट, और वो है ब्लैक पैंथर रोजा रन कैंडल, लेडी ऑफ हाउस। तभी एमसी बोलता है, यस मदर। उसी वक्त एमसी के कंधे पर बिली देखकर उसका बाप बोलता है, क्या तुमने इसे पिक किया है?
एमसी बोलता है यस फादर। तभी मुरक्कन एमसी के कंधे से उतरकर उसके मदर के पास जाता है और उसकी मां उस बिली को उठाते हुए एमसी को पूछती है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बटरफ्लाई रन कैंडल है मदर। यह सुनकर सब सिबलिंग शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, क्या फादर मदर, यंगेस्ट ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक फालतू बिली को रन कैंडल नाम कैसे दे सकता है? वो और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उनका फादर बोलता है, सब चुप बैठो यंगेस्ट, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी एमसी बोलता है, क्योंकि फादर, इससे मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर किसी ने उसे कुछ किया तो? ये भले ही एक बिली है, पर ये मेरी फर्स्ट लाइफ है जो मैंने कलेक्ट की है, तो मैं चाहता हूं इसके नाम को भी इज्जत हो। ये आंसर मुझे पसंद आया। पर यंगेस्ट, तुम जानते हो ना रन कैंडल के नाम का क्या मतलब होगा? यस फादर, अगर कोई बटरफ्लाई को कुछ करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है यंगेस्ट, तुम में टैलेंट है एनिमेस बनाने का, और जिस तरह से तुम्हारे सिबलिंग्स तुम्हें देख रहे हैं। तभी एमसी बोलता है, यस फादर, ऐसा हो सकता है, पर मुझ में और एक टैलेंट है, मेरे एनिम्स को मारने का। तभी उसका फादर हंसते हंसते बोलता है, तुम सब इससे संभल के रहना, और अगर तुम इसे हैंडल करना चाहते हो तो इस पर नजर रखना। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर 4 साल हो गए हैं एमसी को मैं कैसल आने के बाद, और अब भी ईयर है 1794, और तभी हमें एमसी दिखता है जो अब 14 साल का हो गया है, और वो सेकंड स्टार नाइट है और लॉ रैंक कैडेट। तभी एक सोल्जर आके एमसी को बोलता है, अब हम आपकी ट्रेनिंग यही खत्म कर देंगे। यंगेस्ट मास्टर, तो क्या आज बस हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग होगी? क्या आप भूल गए यंगेस्ट? आपकी ट्रेनिंग आज लेडी लूना के साथ है। तभी एमसी अपनी सोर्ड रखता है, तुम सही बोल रहे हो, मैं लंच के बाद करूंगा वो सब। क्या आप आज भी दूसरे कैडेट्स के साथ खाना खाने वाले हो? आपको पता है ना, लेडी रोजा को यह पसंद नहीं। छोड़ो, मैं नहीं जा रहा मेरे भाइयों के साथ खाना खाने, वो सब मुझे घूरते रहते हैं। ठीक है यंग मास्टर, मैं लेडी रोजा को यह सब रिपोर्ट कर दूंगा। तभी हमें कुछ कैडेट्स दिखते हैं जो खाना ले रहे हैं, और एमसी एक साइड में बैठा हुआ है। तभी एक लड़का आता है जिसने एमसी के लिए खाना लाया है, और एमसी उसे इसके लिए थैंक यू बोलता है। उस लड़के का नाम है बिलोप सचमिट्स। वो नाइट कैडेट है, बेसिक रैंक। तभी एमसी उसे देखकर सोचता है, ये बिलोप, अभी वो 13 साल का है, पर बाद में जब वो ट्रेनिंग में पीछे छूट जाएगा तब उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और फिर उसे यहां से निकल देंगे। तभी एमसी उससे पूछता है, क्या खाना अच्छा है? यस यंग मास्टर, मैं इस सब के लिए रन कैंडल फैमिली क्या ग्रेटफुल हूं, जिनके वजह से मुझे इतना अच्छा खाना मिलता है, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी आपका मिल मुझसे शेयर करते रहते हो कभी भी। तभी एमसी बोलता है, बस बहुत हुआ, चुप बैठो। कल भी तुम यही बोल रहे थे। तुम्हें याद है बिलोप, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम अपना माउथ ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, इससे हर कोई तुम्हें पागल समझेगा। ऐसा है यंग मास्टर। यस बिलोप, थोड़ा कॉन्फिडेंस से रहो, तुम भी यहां मेरे जैसे ही कैडेट हो रन कैंडल फैमिली के। पर यंग मास्टर, मेरे ग्रेड बहुत खराब है और मैं अभी तक फर्स्ट स्टार नाइट भी नहीं बना। तभी एमसी बोलता है, बिलोप, रन कैंडल का कैडेट बनना भी वैसे ही मुश्किल है। तुम भले यहां पर वीक हो, पर बाकी तुम्हारे उम्र के बच्चों से तो तुम बहुत ताकतवर हो। तभी एमसी उसके तरफ देखकर सोचता है, वो कितना मासूम है और वो इतना पीवर है, पर वो आगे जाके स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगा और वो वे ऑफ स्वॉर्ड सीखेगा। हैरन, वो आगे जाके एम्पायर के लिए लॉयल डॉग बन जाएगा और फिर वो एक मर्सिलेस मर्डरर बन जाएगा। मैंने जब ये सब सुना था तब मैं शॉक हो गया था। मुझे कभी लगा ही नहीं था वो रॉयल गार्ड बन जाएगा और फिर वो एक दिन सुसाइड कर लेता है, इसलिए मैं उसे इस लाइफ अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी एमसी बोलता है, बिलोप, मुझे भूख नहीं है, तुम मेरा खाना भी खा सकते हो। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और एमसी सोचता है, मैं इस टाइम उसे प्रोटेक्ट करूंगा और इस टाइम तुम्हें मैं एक्सपेल नहीं होने दूंगा। ये लाइफ हम दोनों अच्छे से जीने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखता है जो कैसल में घूम रहा है और वो सोचता है, मेरी शैडो एनर्जी अब सॉन्ड स्टार्स इन है, मन लेवल 4 स्टार और स्वॉर्डमैनशिप 2nd स्टार। ये सब ठीक से जा रहा है इस स्पीड से, मैं जल्दी ही नेक्स्ट लेवल अचीव कर लूंगा। और तभी हमें लूना दिखती है जो बोलती है, मेरे यंगेस्ट भाई, आज भी हम कल जैसे ही ट्रेनिंग करने वाले हैं, पर हर दिन तुम ये सेम ट्रेनिंग अलग तरीके से करोगे,
ठीक है सिस्टर। तभी वो बोलती है, यंगेस्ट अपने माइंड के आंखों से देखने का ट्राई करो। तभी हमें एमसी दिखता है, जो आंखें बंद करके सोचता है, ये ट्रेनिंग क्या है? मुझे अभी तक नहीं समझ रही, पर ठीक है, मुझे इससे जाना ही होगा। तभी लूना बोलती है, फोकस करो यंगेस्ट, तुम्हारे लिए ये माइंड ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करो और अपनी आईज ओपन मत करना। तभी एमसी सोचता है, माइंड ऑन बस वही नाइट अचीव करते हैं जो 7 स्टार या उसके ऊपर है। पर सिस्टर, तुम मुझे ये सिखा रही हो जो बस 2 स्टार नाइट है, उसे क्या मैं ये अनलॉक कर सकता हूं? नहीं, मुझे लूना पर भरोसा है, उसे जरूर कुछ पता होगा। मैं फोकस करूंगा, मुझे भरोसा है, मैं एक दिन ये ट्रेनिंग समझ जाऊंगा। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आती है और बोलती है, बहुत बढ़िया यंगेस्ट, आज के लिए ये बहुत है, तुम अब जा सकते हो। ठीक है सिस्टर लूना। तभी लूना सोचती है, यंगेस्ट बहुत अच्छा कर रहा है, वो हर बार मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा करता है। वो बस 2 स्टार नाइट है, पर उसका फोकस बहुत अच्छा है और उसके टैलेंट और पोटेंशियल के साथ वो कुछ साल में ये सब समझ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना जी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें और कैडेट दिखते हैं। तभी एक टीचर बोलता है, वेलकम यंगेस्ट, आज आपकी स्पार होगी जिससे आप गार्डियन नाइट बन सकते हो। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेडी रोजा ने बोला है, अगर आपने 10 अपर रैंक्स को हराया तो आप अगले इंटरमीडिएट रैंक ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो नेक्स्ट ईयर से। तभी एमसी बोलता है, क्या मदर ने ऐसा कहा? तभी एमसी को बिलोप दिखता है जो डरा हुआ है और एमसी सोचता है वो फिर से वैसा ही है, पर कुछ नहीं, मेरे पास एक प्लान है उसके लिए। तभी टीचर बोलता है, अटेंशन तुम सब, आज तुम स्पार करने वाले हो यंगेस्ट से एक के बाद एक, और 10 सबसे ताकतवर कैडेट यंगेस्ट से फाइट कर सकते हैं बस। और तभी फर्स्ट वो कैडेट अपने अपने बिच फाइट करने लगते जिससे वो 10 ताकतवर कैडेट्स निकाल सके। और उन्हें देखकर एमसी सोचता है, वो कमाल के हैं और ऐसे वो रन कैंडल के नाइट नहीं है। तभी हमें 10 कैडेट मिल जाते हैं एमसी से बस फाइट करने के लिए। और यंगेस्ट की फर्स्ट फाइट चालू होती है जहां पर वो फर्स्ट अटैक में एक लड़की को हरा देता है। तभी सेकंड कैडेट आती है जिसे देखकर एमसी सोचता है ये टफ होगी। तभी वो बोलती है, यंग मास्टर मैं आपके केयर में रहूंगी अब। उसका नाम है मेसा मिल्कानो गार्डियन नाइट कैडेट, बेसिक रैंक क्लास। वो आते ही इलाइट बन गई। तभी वो बोलती है, सॉरी यंग मास्टर, पर मैं आज आपको हराने वाली हो। एमसी भी उसे हंसते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कौन किसको हराता है। तभी मेसा एमसी पर अटैक करती है। उसका अटैक ब्लॉक करके एमसी सोचता है वो ताकतवर है, पर इतनी भी नहीं कि मैं उसे हरा नहीं सकता। पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे अभी और 8 लोगों को हराना है। तभी एमसी उस पर अटैक करने लगता है जिससे मेसा शॉक हो जाती है और वो सोचती है, वो बस सिंपल अटैक क्यों कर रहा है? क्या उसे वीक लग रही हूं? उसे लगता है वो मुझे बिना कोई तकनीक यूज किए हरा सकता है। ठीक है, और तभी वो एमसी पर अटैक करती है और वो अटैक देखकर बाकी कैडेट शॉक हो जाते हैं, पर एमसी को कुछ नहीं होता। पर तभी मेसा और एक अटैक करती है, पर तभी उसकी और एमसी की सोर्ड एक दूसरे से टकरा जाती है जिससे उसकी सोर्ड टूट जाती है, जिससे वो हार गई है। तभी एमसी बोलता है, ये सच में बहुत अच्छी मैच थी मेसा मिल्कानो। पर तभी एमसी अपनी सोर्ड देखकर सोचता है, अब ये किसी काम की नहीं है। तभी मेसा सोचती है, यंग मास्टर कब से एक ही जगह पर हिट कर रहे थे, वैसे हमारा स्टैमिना और पावर सेम ही है, पर उनके पास प्लान था, पर कोई ऐसा कर सकता है, इसीलिए वो रन कैंडल है। तभी वो एमसी को आवाज देती है, यंग मास्टर, मैं अब से और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी और नेक्स्ट टाइम आपको हरा दूंगी। और उसके बाद एमसी और कैडेट्स को हरा देता है एक एक करके, और ऐसे करते करते 10 लोगों हो जाते हैं। और एमसी सोचता है जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तभी टीचर बोलता है, बहुत बढ़िया यंग मास्टर, और इस लास्ट फाइट के साथ आपकी 10 फाइट हो गई है और आप अब नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। कांग्रेट्स दोस्त। एमसी उसे थैंक यू बोलता है। अब ये सब खत्म हो गया यंग मास्टर, और अब खान खाने का टाइम है। तभी एमसी बोलता है, तो हमारे पास और कितना टाइम है? 10 मिनट। पर क्यों यंग मास्टर? मुझे और एक इंसान को फेस करना है। और एमसी एक सोर्ड उठाता है। तभी टीचर बोलता है,
आपको किसको चैलेंज करना है? तभी एमसी जोर से बोलता है, बिलोप सचमिट्स। और यह सुनकर बिलोप डर जाता है। क्या यंग मास्टर में? तभी एमसी बोलता है, यस बिलोप, तुम ऐसे यहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। अभी यहां मुझसे फाइट करो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। रिंग में आता है। वो बहुत डरा हुआ है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि एमसी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी एमसी उसे आवाज देता है, जो सुनकर बिलोप शॉक हो जाता। पर एमसी उससे बोलता है, जैसे कि तुम देख सकते हो बिलोप में इतनी फाइट करके पहले वीक हो गया हूं, पर मैं अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं और इसीलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूं। पर अभी भी बिलोप को कुछ नहीं समझता। पर तभी एमसी बिलोप पर अटैक करता है, पर बिलोप वो अटैक ब्लॉक कर लेता है और पूछता है, यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पर एमसी उसकी बात नहीं सुनता और फिर से एक अटैक करता है। पर बिलोप फिर से एमसी का अटैक ब्लॉक कर देता है और यह देखकर एमसी उसे बोलता है, तो तुम मेरे अटैक ब्लॉक कर सकते हो। तभी बिलोप एमसी को पीछे धकेल देता है, पर एमसी थोड़ा पीछे जाके फिर से बिलोप की तरफ आता है और नीचे झुक के उसे लात मारता है, जिससे बिलोप नीचे गिर जाता है और वो अब और डर गया है। पर तभी एमसी उसे बोलता है, बिलोप तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया है? मैं तुमसे सीरियस फाइट करना चाहता हूं। ये सब बाकी कैडेट देख रहे हैं। पर तभी अपनी सोर्ड लेके बिलोप उठने लगता है और तभी उसकी सोर्ड चमकने लगती है और ये देखकर कुछ कैडेट्स शॉक हो जाते हैं और टीचर को ये फाइट रोकने बोलते हैं, क्योंकि बिलोप सोर्ड ऑरा यूज कर रहा है जिससे एमसी को हार्म हो सकता है। टीचर एमसी और बिलोप की फाइट रोकने ही वाले थे, पर तभी एमसी बोलता है, इंस्ट्रक्टर ये मेरा ऑर्डर है। आज जो यहां पर हुआ है वो कोई किसी को नहीं बताएगा। और ये सुनकर इंस्ट्रक्टर रुक जाता है। तभी बिलोप बोलता है, यंग मास्टर क्या आपको यही चाहिए था? एमसी उसे बोलता है कि हां बिलोप, अगर तुम्हें ऑरा यूज करना आता है तो यूज करो। तभी बिलोप एमसी की तरफ भागने लगता है और बोलता है, यंग मास्टर अगर आपको मुझसे फाइट करनी ही थी तो फर्स्ट मुझसे ही फाइट करते, पर अब आप हारने वाले हो। और तभी वो अटैक करता है जिससे एमसी की सोर्ड टूट जाती है। पर एमसी उसके अटैक से बच जाता है और सोचता है, मुझे नहीं लगा था बिलोप इतना ताकतवर है। मुझे पता था वो बाकी कैडेट से ताकतवर है और वो सबसे जानबूझकर हारता था, पर वो ऑरा भी यूज कर सकता है। और तभी बिलोप एमसी पर फिर से अटैक करने के लिए आगे जाता है और तभी एमसी अपनी सोर्ड फेंककर अपने हाथ यूज करके बिलोप के हाथ पर मारता है, जिससे बिलोप के हाथ से उसकी सोर्ड छूट जाती है। पर तभी एमसी उसके पीछे से जाके उसे ब्लॉक कर देता है। पर जब बिलोप को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब एमसी उसे छोड़ देता है और तभी बिलोप एमसी को बोलता है, आपने फाइट क्यों बंद कर दी? आपको तो मुझसे फाइट करनी थी। क्या आपको मैं कोई टॉय लगा? क्या आपको ऐसा दूसरों के साथ खेलकर मजा आता है? तभी एमसी बोलता है, ऐसा नहीं है बिलोप, यह सब मुझे भी नहीं करना था। इससे मुझे भी बहुत दर्द हुआ। तो आपने ऐसा क्यों किया यंग मास्टर? क्योंकि तुम मुझसे कमजोर हो पर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे इंसान हो और यह बात मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है, पर तुम्हें इतना अच्छा रहने के लिए ताकतवर होना पड़ेगा। तो बिलोप और ताकतवर बनो, हम दोनों और ताकतवर बन सकते हैं साथ में। और आज जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना बिलोप। तभी वहां पर खाना लेके कर कुछ मैड आती है, पर उन्हें लगता है कि वो थोड़ा पहले आ गई तो फिर से जाने वाली होती है। पर एमसी उन्हें बोलता है कि ट्रेनिंग खत्म हो गई है और तभी बिलोप एमसी को उसका आज का खाना खुद से लेने बोलता है और एमसी बोलता है, ठीक है बिलोप, मैं आज तुम्हारा खाना भी लेके आऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर खान एमसी के बाप के पास आया है और वो सब कुछ बता देता है जो आज हुआ। और ये सुनकर एमसी का बाप बोलता है, तो यंगेस्ट वीक को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो हमें यंगेस्ट को टेस्ट करना पड़ेगा। खान तुम वापस जाके यंगेस्ट को बताना कि मैं खुद उसे उसका फर्स्ट मिशन दे रहा हूं। देखते हैं यंगेस्ट क्या करता है। और अब टाइम थोड़ा आगे जाता है जहां अपर एमसी 3rd स्टार नाइट बन गया है और अब स्कूल हॉलिडे है जिसमें कुछ कैडेट अपने घर चले गए हैं और बाकी सब अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब एमसी इंटरमीडिएट रैंक के क्लास अटेंड करेगा तो बस से वो प्रॉपर सोर्ड यूज ही करने वाला है जो वो खुद चॉइस कर सकता है।
और ये हर कैडेट जो इस क्लास में जाने वाला है वो कर सकता है। एमसी ने भी अपने लिए सोर्ड ढूंढी, पर उसकी सिस्टर लूना उसके लिए खुद सोर्ड चॉइस करना चाहती थी, तो एमसी ने उसे यह करने दिया। और अब हमें लूना दिखती है जो एमसी को बताती है कि उसे सोर्ड ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर उसे एमसी के लिए एक अच्छी सोर्ड मिल गई है। और एमसी सोचता है अगर लूना ने मेरे लिए सोर्ड देखी है तो वो अच्छी ही होगी। और तभी लूना एक बड़ी सी सोर्ड लेके एमसी के सामने आ जाती है, जो देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर तभी लूना उसे बताती है कि ये सोर्ड वो जब उसके उम्र की थी तब यूज करती थी। इस सोर्ड को वैल स्लॉटर बोलते हैं। उस सोर्ड को देखकर लूना बहुत इमोशनल लगती है, पर तभी वो बोलती है तो जीन तुम्हें ये सोर्ड कैसी लगी? पर एमसी को समझ नहीं रहा लूना को वो कैसे मना करे, पर वो कैसे तो करके लूना को बता देता है कि वो ये सोर्ड यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है, पर वो बोलती है जीन में मजाक कर रही थी, ये सोर्ड नहीं है तुम्हारे लिए। पर उसका फेस देख साफ साफ दिख रहा है कि उसे बहुत बुरा लगा है। वो एमसी को फिर से वैल स्लॉटर के बारे में बताती है, पर फिर वो चुप हो जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है, उसे दूसरी सोर्ड दिखाने के लिए, जहां पर वो बोलती है कि मेरे भाई को बस एक ही सोर्ड सूट कर सकती है। और तभी वो एक सोर्ड उठाती है जो देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है। पर तभी लूना बोलती है मुझे लगता है ये सोर्ड तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी, ये है ब्रदर सोर्ड ऑन ऑफ बरिसदा, जो सोर्ड तुमने आपने बचपन में चॉइस की थी। और ये यही सोर्ड फर्स्ट पैट्रियार्क ने यूज ही की थी। और एमसी को वो सोर्ड बहुत पसंद आती है और वो सोचता है ये सोर्ड मुझे कब से चाहिए थी, पर अगर मैं ये सोर्ड फैमिली से मांगता तो मेरे बाकी सिबलिंग्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते। पर अगर ये सोर्ड लूना ने मुझे दी है तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। और तभी एमसी उस सोर्ड के लिए उसे थैंक यू बोलता है, पर यह सुनकर वो फिर से नाराज हो जाती है और बोलती है जीन क्या तुम अभी भी मुझे अपनी सिस्टर नहीं समझते? एमसी उसे समझता कि ऐसा नहीं है और उसे तो बस उसका गिफ्ट अच्छा लगा। तभी लूना बोलती है ऐसा है तो ठीक है, पर जीन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आपने आंखें क्लोज करो, हम अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे सिबलिंग्स तुम्हें हार्म करना चाहते हैं, पर कभी भी भूलना मत कि और भी सिबलिंग्स हुआ ऐसे थे जो तुम्हारे लिए बस अच्छा चाहते हैं। और आगे से मुझे थैंक यू मत बोलना। जीन मैं बहुत लोनली लाइफ जी चुकी हूं और मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसे ही जीवो, तो इसीलिए तुम अच्छी लाइफ जीना। और एमसी उसकी बातें समझकर उसे हाँ बोलता है। तभी लूना बोलती है ठीक है जीन, तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करे रहे हैं। आपने आंखें क्लोज करो। और अब टाइम थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी मुरक्कन को वो सोर्ड दिखाता है। पर तभी मुरक्कन उसे वो सोर्ड फिर से अपनी जगह रखने बोलता है, क्योंकि अभी भी एमसी शैडो एनर्जी हैंडल नहीं कर सकता, तो ये सोर्ड फंड उसके किसी काम की नहीं है। और मुरक्कन बोलता है अगर तुम्हें ये सोर्ड यूज करनी है तो तुम्हें शैडो एनर्जी में 3 स्टार होना होगा। पर एमसी अभी भी 2nd स्टार है, तो वो ये सोर्ड यूज नहीं कर सकता। एमसी ये सुनकर नाराज हो जाता है, पर वो बोलता है कि उसे लगता है कि वो ये सोर्ड यूज कर सकता है। पर तभी ये सुनकर मुरक्कन को गुस्सा आता है और वो एमसी को बोलता है बच्चे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये सोर्ड कोई मजाक नहीं है और अभी तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते, और इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें 5 स्टार होने की जरूरत है। पर तभी एमसी उसका हाथ हटा के बोलता है तुम्हें पता है ना मैं इतना वेट नहीं कर सकता, और अब मुझे बस 5 स्टार शैडो एनर्जी तक पहुंचना होगा 1 साल में। पर तभी उसका सीड़ पकड़ के मुरक्कन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने रात दिन भी प्रैक्टिस की तो यह पॉसिबल नहीं है, और अगर तुम्हें यह समझ रहा है तो ऐसा सब बोलना बंद करो और वो सोर्ड साइड रख दो। पर तभी एमसी एक बुक उठाता है और उसे फाड़ने की धमकी मुरक्कन को देता है, जो देखकर वो डर जाता है। पर तभी वहां पर गिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर एमसी बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है गिल्ली? तभी वो बोलती है कि इंस्ट्रक्टर गैरों आपको ढूंढ रहे हैं और वो खुद यहां आने वाले थे, पर उन्हें कोई काम है इसलिए वो यहां नहीं आ सकते है। वो आपको आपका फर्स्ट मिशन देने वाले हैं जो ब्रेक खत्म होने के बाद आप करोगे। और एमसी उसे पास जाके बोलता है ऐसा है, अब मैं 3rd स्टार नाइट हूं तो मिशन पे जाना पड़ेगा, पर ब्रेक के तुरंत बाद ये थोड़ा डिफरेंट है।
और मिशन पर वो लोग जाते हैं जो इंटरमीडिएट रैंक या उसके ऊपर के है। कुछ नहीं गिली, तुम टेंशन मत लेना, मैं जाके देखता हूं, तुम मुर्कन के साथ मेरा वेट करो। तभी एमसी एक रूम में जाता है जहां पर कुछ स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर है, और वो एमसी को बताते हैं कि इस मिशन में एमसी के साथ और 10 लोग हैं जो कैडेट है, और ये एक सर्च मिशन है जिसमें वो 2 टीम में वर्क करने वाले हैं, और ये जीन किंगडम के विसिनिटी में होगा। तभी एमसी बोलता है, ये वही किंगडम है ना जो बीस्टमन टेरिटरी के पास है, और वहां पे व्हाइट वुल्फ रहते हैं। और एमसी सोचता है, ये ऐसी जगह नहीं है ना कि कोई किसी लॉ रैंक कैडेट को भेजेगा। ये बहुत डिफिकल्ट मिशन है, और ये मिशन मुझे बहुत जल्दी दिया जा रहा है, और मेरे साथ जो कैडेट्स हैं वो भी लॉ रैंकिंग है, और उसमें भी बिलोप भी है। ऐसा लगता है ये कोई जानबूझकर कर रहा है। ऐसा लगता है किसी ने मेरी और बिलोप के फाइट के बारे में फादर को बता दिया है, और इसलिए वो अब मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है फादर, मैं आपको दिखाता हूं मैं कितना पावरफुल हूं। अब सीन 3 दिन बाद शिफ्ट होता है जहां पर एमसी मिशन पर है, और उसका गोल है सर्च करना जीन किंगडम के हेयर के लिए। तभी हमें कुछ कैडेट दिखते हैं जो भाग रहे हैं, और एमसी उन्हें ऑर्डर देता है कि फर्स्ट हम कैंप सेट करेंगे, फिर हम सर्च स्टार्ट करेंगे, और याद रखना कोई भी मुझे यंग मास्टर नहीं बोलेगा। चलो फिर सर्च के लिए शुरुआत करते हैं। तभी एक कैडेट एमसी को बताता है कि उन्हें बीस्टमन मिला है वाटर टेल ट्राइब का, और एमसी सोचता है ये अच्छी बात है, अगर वो यहां पर है मतलब यहां पर कोई और मॉन्स्टर नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी मॉन्स्टर या वुल्फ को अवॉइड करते हैं। और तभी एमसी ऑर्डर देता है बिलोप को कि वो रिटर्न जाके के कैंप सेट करे, और बाकी लोगों को सर्च करने के लिए ऑर्डर देता है। तभी एमसी को वो मॉन्स्टर दिखते हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, और वो मॉन्स्टर बहुत अच्छे, इतने कि वो एमसी को फूड ऑफर करते हैं, क्योंकि उन्हें एमसी को देखकर दया आ जाती है, और एमसी भी उनका फूड ले लेता है। और तभी एमसी मैप देखकर सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से बिलोप आके उसे बोलता है कि सी उनके सेकंड ग्रुप पर अटैक हुआ है। तभी एमसी बहुत जल्दी ऑर्डर देता है, सब लोग मूव करने के लिए रेडी हो जाओ। बिलोप सिचुएशन क्या है उनकी? तभी बिलोप बोलता है, सेकंड ग्रुप बचने के लिए यहां वह फेल गए हैं, और में से एक ने आके मुझे ये सिचुएशन बताई है, और अटैक करने वाले बस 3 लोग हैं, पर वो रन कैंडल पर अटैक कैसे कर सकते हैं इतने काम लोगों के साथ? तभी एमसी ऑर्डर देता है सबको कि कुछ लोग जाके कैंप को गार्ड करो, और अगर कोई दुश्मन अटैक करता है तो तुम उसे मार सकते हो या भाग सकते हो। और तभी एमसी सेकंड ग्रुप की तरफ भागने लगता है, और वो सोचता है उन्होंने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया, लगता है उनका गोल कुछ और है। तभी उन्हें ब्लड दिखता है, जिसे देखकर बिलोप सोचता है क्या सेकंड ग्रुप के सब मर गए? पर एमसी वो ब्लड चेक करके बताता है कि मुझे नहीं लगता उनमें से कोई मरा है, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और मुझे लगता है वो जरूर यहां से भागते हुए उन्हें चोट लगी होगी, तभी उन्हें बैंडेज मिलते हैं। उसे देखकर एमसी पता लगता है कि वो कहीं पास ही होंगे, और बैंडेज करते वक्त उन पर फिर से अटैक हुआ होगा, जिससे बचने के लिए वो वेस्ट के तरफ भागे होंगे। और तभी वो वेस्ट की तरफ भागने लगते हैं, वह मजे हैं, और एक जगह जाके रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें सेकंड ग्रुप दिख गया है, पर उनके साथ वो अटैक करने वाले भी है। और तभी एमसी बिलोप को अपनी आंखें बंद करने बोलता है, और जैसे ही वो सिग्नल देगा तब उसके पास वाले दुश्मन पर अटैक करने बोलता है, और एमसी अपनी शैडो एनर्जी यूज करता है और एक वेपन फेंकता है दुश्मन पर, और शैडो एनर्जी से किसी को समझता भी नहीं कि अटैक आ रहा है या नहीं, पर वो अटैक उस दुश्मन पर लग जाता है, और तभी बिलोप उस दूसरे दुश्मन पर अटैक करता है, पर वो बिलोप का अटैक ब्लॉक कर देता है, और तभी एमसी उसके पीछे से आके उस पर अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी एमसी बाकी लोगों की तरफ देखता है कि सब ठीक है या नहीं। वो सब ठीक है, पर तभी वो बोलते हैं कि उन लोगों ने मेसा को अपने साथ लेके चले गए हैं, ये सब हमारी गलती है। और ये पार्ट यही खत्म होता मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में रेस्क्यू।